हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने अभी तक के लेक्चर में जो फ्रिक्शन का है उसमें एक लेक्चर लिया हुआ है, तो उसमें आपको फ्रिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था। आपको अगर आप उस लेक्चर को सुने होंगे तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या होता है, फ्रिक्शन के टाइप क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें बताया गया था। और एक फार्मूला आपको फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स, ये फार्मूला आपको बताया गया था और उस पर एक दो या क्वेश्चन आपको बताए थे। तो आइए आज अब फिर आज क्या करेंगे कि उस जितने कॉन्सेप्ट जो सीखे थे प्रीवियस क्लास में उसका एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ एक दो क्वेश्चन से, और फिर उसके बाद नया कुछ देखा जाएगा। तो आ जाइए। इसमें क्या है कि एक अगर ब्लॉक लेते हैं ऐसा 2 kg का, इस रिकॉर्डिंग स्टार्ट, यस, 2 kg का एक ब्लॉक लेते हैं और इस पर कोई फोर्स लगाते हैं 10√2 का एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, और यहाँ से वर्टिकल से या चलो हॉरिजॉन्टल से इसको बोल देता हूँ, इसमें 30√2 का ऐसा लगाते हैं एट एंगल ऑफ अगेन 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका एरो आप देखते रहिएगा, ऐसा है। और इस पर फिर उसके बाद यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू का वैल्यू कुछ 0.4 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए और उसके बाद इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। तो आपको इस काम के लिए 30 सेकंड में देता हूँ फिगर आउट करने के लिए, और फिर आइए मेरे साथ आप चलिएगा। थोड़ा सा फैन का स्पीड बढ़ा लिया जाए और इसको स्विंग भी करा दिया जाए। चलिए आ जाइए। हाँ, तो करिए इसको फटाफट नोट डाउन। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिए होंगे, पॉज करके भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब इसको देखिए, इसमें क्या है कि 2 kg का ब्लॉक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाया जाए तो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। ये सामने के तो 2 फोर्स तो हैं ही हैं, 10√2, तो इसका 10√2 को अगर ब्रेक करे, इसका ये वाला कंपोनेंट, ये 2 कंपोनेंट होगा ऐसा। और सबसे पहले तो आप इसको तो पहचान ही लिए होंगे, 2G है और यहाँ से इसका नॉर्मल फोर्स N है, इस तरह का होगा बच्चों नॉर्मल फोर्स। और इसको जब ब्रेक करेंगे, इसको मीन्स 10√2 को जब ब्रेक करेंगे तो 10√2 cos 45 ऐसा, और इसको वर्टिकल को करेंगे तो 10√2 sin 45 ऐसा। फिर उसके बाद इस वाले 30√2 को ब्रेक करेंगे तो 30√2 इंटू 1/√2, और फिर उसी का, अब देखो यहाँ पर ये इस तरह से आया, ऐसे था, तो ये वाला इधर की तरफ आ जाएगा नीचे की तरफ, इसका वर्टिकल कंपोनेंट मैंने नीचे उसको दिखा दिया, क्योंकि आप देखेंगे एरो जब ऐसे है तो इसका ये वाला कंपोनेंट इस तरह से आया, हॉरिजॉन्टल वाला, तो वर्टिकल वाला डाउनवर्ड होगा तो डाउनवर्ड नीचे की तरफ दिखा दिया। तो 30√2 sin 45 इज 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो क्या बचा बच्चों, इसको अगर थोड़ा रिजॉल्व कर लें, यहाँ से भी sin 45 √2 कैंसिल हो जाएगा, cos 45 √2 कैंसिल हो जाएगा, ये पता है ना, sin 45 इज 1/√2, सो इट विल बी कैंसिल आउट टू द ईच अदर। यहाँ पर भी √2 है ना कि 2। ठीक है, तो अब हमें बचा क्या, अगर वर्टिकल वाले में देखा जाए 2G और 30, तो कितना हो गया 50 न्यूटन। ऊपर क्या है, नॉर्मल फोर्स, इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इनसे दिखा देते हैं, और ऊपर ही 10 है, इस डायरेक्शन में देखिए 10 है, और सेम इसी डायरेक्शन में 30 है, इस तरह का। तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स, तो इस टोटल मतलब कि ये तो ऐड अप हो जाएंगे 30 और 10, तो नेट फोर्स, अच्छा एक फोर्स और लग रहा होगा, अगर इस तरह से मूवमेंट हो रहा होगा, साथ साथ यहाँ पर फ्रिक्शन लगाना तो मैं भूल ही गया, है ना बच्चों, फ्रिक्शन तो होगा ही, मतलब इसी के लिए तो कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन में बाकियों में फिर क्या डिफरेंस रह जाता है, इसमें फ्रिक्शन अलग कर रहा है, तो फ्रिक्शन उसका अपोज कर रहा होगा ये भाई साहब ऐसे।
तो और 30 न्यूटन आपका इस डायरेक्शन में स्टिल लग रहा है, ऐसा नहीं कि वैनिश्ड हो गया। तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, या नेट फोर्स आप ऐसे लगा लीजिए कि फ्रिक्शन माइनस 30 प्लस 10 तो 40, और नेट फोर्स इस ब्लॉक पे ही लग रहा होगा, 30 और 10 डायरेक्ट आगे लग रहे होंगे, फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा होगा। तो नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स माइनस 40, ये क्लियर हो गया होगा। देखिए नहीं क्लियर हुआ है जिनके लिए, उनके लिए देख लीजिए क्या होगा, 30 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो 10 प्लस 30 इज 40, और फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा 40 माइनस एफ, तो 40 माइनस एफ, मैंने एफ माइनस 40 लिख दिया, इससे कन्फ्यूज़न है तो चलिए हटा देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 माइनस एफ, ये नेट फोर्स होगा, और नेट फोर्स हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ही पूछा था लेकिन ये फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर लिया जाए, तो फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ से देखेंगे तो n प्लस 10 इक्वल टू 50, तो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया यहाँ से 40 न्यूटन, नॉर्मल फोर्स 40 हो गया। तो यहाँ पर इसका म्यू का वैल्यू 0.4 है, और इसको यहाँ पर 40 कर लें तो 40 इंटू 0.4 कितना हो गया 16 न्यूटन। तो यहाँ पर रख लीजिए 40 माइनस 16 इक्वल टू 2 है, तो A इक्वल टू 40 माइनस 16 कितना हो जाएगा कुछ 24, तो 24/2। कैलकुलेशन अपना देखते रहना बच्चों, हो सकता है कैलकुलेशन कभी लिखने में गड़बड़ हो जाता है, तो किसी वीडियो में अगर वो छूट जाए कैलकुलेशन तो आप मैसेज करके रिमाइंड कराते रहिए कि सर यहाँ पर हो गया ऐसा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मेरा काम है सिखाना, कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन आपको खुद सीखना है। तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऐसे क्वेश्चन को जेई में एडवांस में कई बार पूछा हुआ है, किस तरह से उस तरह से फोर्स अगर लग रहा है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करके सुपर पोजिशन में लेकर आना है, और जो नेट फोर्स लगेगा आप उसको बता सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आसान हो गया होगा आपके लिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन हो गया, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या और चलते हैं। देखिए इसमें क्या था कि लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या सीखा था कि 3 इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इन सबों के साथ साथ प्लस एफ इक्वल टू एम ए। एक चौथा इक्वेशन था, 3 इक्वेशन हमें यहाँ से था और एक इक्वेशन यहाँ से हमें मिलता था। तो अगर इसमें से कुछ दिया रहता था तो ए को पूछता था, या ए को दिया रहता था तो इन सबों में से पूछा रहता था, ए के बाद ए को दिया था मतलब एफ और मास उस तरह से। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन रोल में है, तो प्लस एक और कर लो इसके साथ, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल फोर्स, जनरली म्यू इक्वल टू एम जी, या नॉर्मल फोर्स इसके जगह पे आप लिख सकते हैं ऐसा, एफ इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। तो अगर फ्रिक्शन होगा और फिर काइनेमेटिक्स उसके साथ अगर हो जाए तो कितना होगा, तब क्या होगा। अभी तक जैसे फॉर एग्जांपल कि इस तरह का आप क्वेश्चन देखते होंगे ना काइनेमेटिक्स में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर कुछ फोर्स लगा, मतलब कि उसका इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, कुछ दूर है चला और चलने के बाद फाइनली रुक गया, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, और इस प्रोसेस में वो कुछ 10 मीटर चला और 10 मीटर चलने के बाद रुक गया। तो अब सब कुछ तो दिया ही हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता था यहाँ पर रिटार्डेशन बताइए, क्योंकि स्लो डाउन हो रहा है ना, तो फटाफट थर्ड इक्वेशन लगाइए, आपको रिटार्डेशन देगा। अब क्या करेगा, एक लाइन आगे जाकर अब बोलेगा कि अच्छा ठीक है रिटार्डेशन तो अब निकाल लिए, क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए, ये जो इन दोनों के बीच में रिटार्ड कर रहा होगा ना, जो फ्रिक्शन इक्वल टू अभी ये बताया था म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, इसको बताइए ये क्या होगा। तो बस इसके साथ है जोड़ दिया, मतलब यहाँ तक का काइनेमेटिक्स का था, एक्सेलरेशन निकाला। अब आपको एक्सेलरेशन को आप अपने पहचानते हैं क्या, या मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट कर रहा होगा, तो उन दोनों को मिक्सअप करके ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, मतलब क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे कर रहा है। ये 3 इक्वेशन, एफ इक्वल टू एम ए और वहाँ से म्यू जी फ्रिक्शनल फोर्स। तो आइए अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमें एक्चुअल में दे दे, कह दे कि
2 kg का ब्लॉक है, ना भी दे तो कैंसिल हो जाएगा। और इसका इनिशियल स्पीड मैंने क्या लिया था, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और यहाँ पर आते आते कुछ 10 मीटर के बाद ये फाइनल रुक जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द, आप भी लिख सकते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन शॉर्ट म्यू का वैल्यू। तो देखिए बच्चों क्या क्या होगा, पहले तो आपको समझा देता हूँ कि इधर से इधर जा रहा होगा तो इसको रिटार्डेशन के लिए कौन सा कॉज कर रहा होगा। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो नॉर्मल फोर्स और यहाँ से 2g, तो फ्रिक्शन फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा ऐसा, और F इक्वल टू ma ऐसे चल रहा होगा ये, जो कि रिटार्ड कर रहा होगा इसको। तो और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू mg, और यहाँ से किसके इक्वल होगा, ma उसको स्लो डाउन कर रहा होगा, तो m से m कैंसिल हुआ, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, म्यू जी विथ निगेटिव। क्यों निगेटिव, क्योंकि उसको रिटार्ड कर रहा है ये वैल्यू माइनस म्यू जी। तो इस तरह का क्वेश्चन समझे कि जब अगर कोई सरफेस पे चल रहा होगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा होगा, तो उसमें जो फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस कर रहा होगा, जिसके चलते वो डी एक्सेलरेट हो रहा होगा, तो डी एक्सेलरेशन क्या होगा, ये वाला डी एक्सेलरेशन होगा। ये बात समझ में आया आपको। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए ये आपको अभी सीखने को मिलेगा, मतलब कि एक नया चीज़ आपने नहीं सीखा कॉन्सेप्ट वाइज कि एक्सेलरेशन क्या हुआ। अब देखिए कैसे इसको मिक्स कर रहे हैं। 2 kg ले लिया यहाँ से, और वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो हमसे म्यू पूछा गया है, तो ठीक है, तो हम इससे एक्सेलरेशन को लेकर आ जाएं क्या। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड इक्वेशन अगर लगाते हैं तो फाइनल स्पीड इज 0, इनिशियल 20 का स्क्वायर प्लस या माइनस डायरेक्ट कर सकते हैं, ए का वैल्यू आप रख सकते हैं, या तो ये यहाँ से निकाल कर उससे कंपेयर करो, नहीं तो ये डायरेक्टली रख लीजिए। म्यू जी 2a होता है, तो 2 इंटू म्यू जी, और डिस्टेंस कितना चला बच्चों 10, तो यहाँ से 2 म्यू जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर इस 400 अपॉन 20, 2 इंटू जी 20 और 10 यहाँ से ऐसे आ गया। अच्छा अभी लिखा हूँ इधर, तो ठीक है, एक एक स्टेप में सम्मान के साथ इसको देते हैं। तो 2 म्यू जी क्या 20 म्यू जी फिर लिख दीजिए, जब एक सम्मान दे ही रहे हैं तो अच्छे से दें इनको। 2 म्यू जी इंटू 10, तो 20 म्यू जी हो जाएगा इक्वल टू 400। तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 400 बाई 200, क्योंकि 20 इंटू जी 10 होता है, तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। तो ये बात समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन को, कि उसका म्यू जी के साथ और क्लब विद द 3 इक्वेशन काइनेमेटिक्स के साथ अगर कर दे तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ऐसे होगा। ठीक है, तो इसको समझ में आया होगा, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब आइए एक और कोई स्टेटमेंट था यहाँ पे, हाँ यहाँ पर है स्टेटमेंट है, कह रहा है कि पुलिंग ऑन अ रफ सरफेस इज ऑलवेज इजियर देन द पुशिंग। तो ऐसा क्यों हुआ, किसी चीज़ को अगर हम पुल करते हैं और रफ इज ऑलवेज इजियर देन, मतलब पुल करना आसान है देन द पुशिंग। पुशिंग का मतलब इस तरह से मान लीजिए कोई एक केस ऐसा है पुशिंग वाला, इसी को ऐसे कर देते हैं और आप ऐसा फोर्स लगा के इसको पुश कर रहे हैं इस तरह से, तो यही होगा। तो एंगल कैसे भी ले लीजिए, वर्टिकल से थीटा लेना है थीटा ले लीजिए इससे, और एक को अगर आप पुल कर रहे हैं विथ एंगल ऑफ थीटा, ये दोनों सिचुएशन ऐसा है, एक को पुश कर रहे हैं और एक को पुल कर रहे हैं। तो कह रहा कि पुलिंग इज ईजियर, ये कैसे पता चलेगा, देखो जब भी आप पुश करिए तो टेंड तो कैसे करेगा इधर, और इसको किससे लड़ना है, फ्रिक्शन से। मान लीजिए फ्रिक्शन ऐसा होगा, और जब आप इधर कर रहे होंगे तब भी ये फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू तो जो दोनों के लिए सेम है, नॉर्मल फोर्स, म्यू इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। अब इस केस में नॉर्मल फोर्स क्या होगा और इस केस में नॉर्मल फोर्स क्या होगा, यहाँ से 1 और 2 सिचुएशन कर देते हैं और इसको N1 और N2 कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ से ये नॉर्मल फोर्स इसको N1 और यहाँ से mg यही लग रहा होगा, यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स N2 और mg। अच्छा अब ये तो हो गया
ये जो फोर्स एंगल लगा है तो ये भी तो कुछ करेगा। तो इसमें देखिए कि अगर पुश कर रहे होंगे तो इसके नीचे की तरफ चला जाएगा। यहाँ से इसका जो वॉट एवर द फोर्स यू आर अप्लाइंग, सपोज एफ फोर्स, मान लो एफ फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, तो इसका ये वाला कंपोनेंट अभी बताए थे कि अगर इसको अगर ब्रेक करेंगे तो इसका ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एन साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला वर्टिकल वाला एन कॉस थीटा, ऐसा, सॉरी नॉट एन कॉस थीटा, इज एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें अगर n1 का वैल्यू आप देखेंगे तो n1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा और mg प्लस एफ कॉस थीटा, mg प्लस एफ कॉस थीटा, इस तरह का n1 हो गया। और n2 का वैल्यू अगर देखेंगे तो f को अगर ब्रेक करिए तो f कॉस थीटा और इसका ये वाला कंपोनेंट इज f साइन थीटा, तो n2 का जो वैल्यू होगा mg माइनस एफ साइन थीटा, ऐसा। देखो क्यों बच्चों, f इधर है तो इसको ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ f साइन थीटा, तो n2 प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg, यही ना। तो n2 इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस एफ साइन थीटा। अब जिसका नॉर्मल फोर्स कम होगा उसको पुश करना, मतलब पुश या पुल करना आसान, मतलब वो उसका फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। तो यहाँ नॉर्मल फोर्स क्या लग रहा है, mg प्लस एफ कॉस थीटा, और यहाँ नॉर्मल फोर्स क्या है, mg माइनस एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ज़्यादा हो रहा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट करेगा, नॉर्मल फोर्स यहाँ कम है तो कम करेगा। अब क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स अगर कम है, म्यू दोनों के लिए कांस्टेंट है तो ये कम होगा। अगर नॉर्मल फोर्स ज़्यादा है तो इसका वैल्यू ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, कम है नॉर्मल फोर्स, ये आपको बताया कि अगर पुश करेंगे तो इस तरह से नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा और यहाँ से mg प्लस एफ कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो एक ऐसा सिचुएशन था। अब आइए, अब तो आपको मैंने वो काइनेमेटिक्स का ये जो ज्ञान था ये दे दिया इसमें कि हाँ, मतलब 3 इक्वेशन, अच्छा वो तो वही क्वेश्चन कहीं वो बताया था, हाँ 3 इक्वेशन प्लस दिस, और वो फोर्स को रिजॉल्व करना, और इस पे आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताया था। अब आ जाइए, आपको कुछ पुली वाला और कॉन्सेप्ट सिखा दूँ, फिर उसके बाद 4-5-6 क्वेश्चन हैं उसको कराऊंगा और फिर SC वर्मा के क्वेश्चन में चलूँगा। तो उसके पहले आपको एक ग्राउंड तैयार कर दे रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, जब वहाँ पर लगाया जाए तब आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए इस तरह का पुली वाले क्वेश्चंस में, जैसे मान लीजिए कि एक किस तरह का है, या चलो एक और बेसिक और बता देता हूँ, तब इसके बाद पुली पे स्टार्ट करूँगा। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का है रफ सरफेस, 2 kg का ब्लॉक है और एक यहाँ से 3 kg का ब्लॉक है, और यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऐसे 10 न्यूटन या 20 न्यूटन का लगा लो, क्या पता कि कहीं रोक ना ले उसको। 20 न्यूटन का एक सेफ साइड के लिए लगा लेते हैं कि पता चला कि वो मूव ही नहीं कर रहा है। कल आपको ये भी दिखाया था ना करके पिछले क्लास में, कल का मतलब पिछले क्लास में। तो आपको तो खैर कल और परसों का है नहीं, आप जब वीडियो देखिए तब आपका कल या परसों, सेकेंडों में कल परसों होगा। अगर मैं बोलूँ परसों आगे आने वाले दिन, तो उसमें आप तुरंत एक वीडियो वॉच करके तुरंत परसों पहुँच जाएंगे। तो आप एक तरह से टाइम पर हावी हैं। हावी है मतलब कि जब आप टाइम को जैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं वीडियो के थ्रू, तो एक दिन को आप 10 दिन बना सकते हैं, या 10 दिन को आप 1000 दिन बना सकते हैं, या उसको और कम कर सकते हैं। खैर, तो यहाँ 20 न्यूटन है और 3 kg और 2 kg का है। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों केस के लिए 0.1 0.1 दे रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक के लिए कि सरफेस और ब्लॉक के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1 है, और इसमें क्या है कि ये चीज़ आपका फिक्स है, एक ही दे रखा है, तो मतलब स्टैटिक और काइनेटिक जैसा ऐसा कोई बात नहीं होगा। तो 3 kg वाले ब्लॉक के लिए, 2 kg वाले ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। सबसे पहले 3 kg वाले के लिए बनाते हैं। तो 3g नीचे की तरफ होगा, 20 न्यूटन इधर होगा, नॉर्मल फोर्स इधर होगा, N1 कह लीजिए पहले वाले ब्लॉक के लिए। टेंशन ऐसे होगा T1, एक ही टेंशन है, एक ही स्ट्रिंग है तो T ही होगा। अच्छा, अभी क्या होगा, 3 kg किधर टेंड कर रहा होगा, इधर। तो फ्रिक्शन की अंतिम और आखिरी इच्छा बच्चों बताओ, मोशन को रोकना। तो अगर ये इधर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन क्या पकड़ के लाएगा, इसको नीचे की तरफ, ऐसा। अच्छा, एक चीज़ आपने और नोटिस किया होगा कि मैं फ्रिक्शन फोर्स ठीक टी के साथ नहीं बनाया हूँ। क्यों?
क्योंकि ये जो फोर्स होगा सरफेस के बीच में लगता है। तो इंडिकेट करने का मतलब ये नहीं कि मैं नीचे जानबूझ के बना रहा हूँ, नीचे मतलब ऐसे ही मैं बना दे रहा हूँ, जानबूझ के ही बना रहा हूँ कि हाँ वो दिखाने के लिए कि फ्रिक्शन और सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा होगा। से यहाँ से F1 ऐसा यही होगा। अब F1 का वैल्यू क्या होगा वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। F1 इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू N1। तो म्यू का वैल्यू कितना है 0.1 और नॉर्मल फोर्स इस केस में कितना है 30। तो यहाँ से कितना हो गया 3 न्यूटन। तो सब कुछ लॉज ऑफ मोशन को ही फॉलो कर रहा है, एक आपको फ्रिक्शन यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, उस पर आपको समझना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए 2 kg वाले ब्लॉक के लिए 2 kg वाला भी अगर मूव हो रहा होगा तो इसको कौन खींच रहा होगा, इस टेंशन, और फिर ये इधर की तरफ टेंड कर रहा होगा तो फ्रिक्शन फिर अपोज करेगा इसका F2 इधर की तरफ। और इसी बीच क्या हुआ कि नॉर्मल फोर्स तो ऐसे लगा N2 और नीचे की तरफ 2G ऐसा। तो अगर F2 को कैलकुलेट किया जाए तो म्यू 0.1 है और नॉर्मल फोर्स कितना है इसका 20, तो कितना आ गया 2 न्यूटन। तो यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स कितना था बच्चों 3 न्यूटन, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना है 2 न्यूटन। सब कुछ हमें मिल गया। अब इक्वेशन लिखना चालू करें जो अपने लॉज ऑफ मोशन में सीखा था। तो इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा 20 माइनस टी माइनस F1, यही ना, मतलब 20 इधर लग रहा होगा और ये मूव एनी हाउ कर रहा होगा, पता नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन इस बार निगेटिव में नहीं 0 हो जाएगा। अगर निगेटिव भी आएगा तो ये नहीं कि मतलब उल्टा डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स इधर लग रहा तो इधर ही मूव करेगा ना। ठीक है, तो 20 माइनस F1 माइनस टी, यही नेट फोर्स होगा 3 kg ब्लॉक पे, और एक्सेलरेशन उसका ये होगा अगर 3 है ऐसा। 2 kg वाले ब्लॉक में का नेट फोर्स क्या होगा T माइनस F2, तो T माइनस F2, और इसका मास कितना है 2 kg। तो हमेशा नेट फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लिया। तो इसका ब्यूटी यही है कि इस तरह से लिखने का कि टी विल कैंसिल आउट ऐसे, और फिर यहाँ से अब अगर ऐड करेंगे तो इन दोनों का कितना हो गया 5 है, और 20 माइनस F1 माइनस F2, तो 20 F1 का वैल्यू बोलिए 3 न्यूटन और F2 का वैल्यू 2 न्यूटन, तो कितना हो गया -5, तो 5 है। तो A का वैल्यू कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A का वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो अब कहीं भी वैल्यू पुट करके ले जाइए और टेंशन मतलब कहीं भी कर दीजिए और आपका टेंशन घर ले जाइए। तो मैं दूसरे वाले में कर रहा हूँ, T माइनस F2 का वैल्यू कितना था बच्चों 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन कर लीजिए, और यहाँ पर 2 इंटू इसका एक्सेलरेशन 3, तो कितना हो गया T इक्वल टू 6 + 2, तो T इक्वल टू कितना आ गया 8 न्यूटन। तो टेंशन का वैल्यू कितना आ गया 8 न्यूटन। तो ये समझ में आपको आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपने लॉज ऑफ मोशन में देखा था और वो सिंपल था, और यहाँ से वहाँ तक आने में जो जर्नी है लॉज ऑफ मोशन से फ्रिक्शन का बीच का है। तो ये फ्रिक्शन बीच में आ गया तो कैसे इसको मोशन को अफेक्ट कर रहा है या क्या था उसका हमने मैकेनिक्स देखा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद पुली पे चलेंगे, और जिनका मान लो कि अगर क्वेश्चन मतलब आप देखो कि अब जो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसका अगर क्वेश्चन में आपको कोई देता हूँ और आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप तुरंत पॉज करिए और आंसर उसका मैसेज बॉक्स में डालिए कि मुझे पता चल सके कि हाँ कि बच्चों ने कुछ सीखा है। ठीक है, अच्छा मान लो कि जो मैसेज नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा, ठीक है, तो उससे कि एक्सपीरियंस मुझे नहीं होगा, यही होगा कि कितने समझें कितने नहीं समझें हैं। तो अगर आप समझते हैं, अगर लगता है कि आंसर मतलब लिखना चाहिए तो ज़रूर करिए, तो उससे टीचर को फ़ायदा होता है। टीचर मतलब ये लगता है कि हाँ इस तरह से मेथड से पढ़ाया तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने समझ में आया। ठीक है, आ जाइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। अब पुली पे आ जाइए, 2 kg का ब्लॉक है, फिर से उसी क्वेश्चन को यहाँ पर जो था और यहाँ पर पुली के अंदर डाल देते हैं, हैंग करा रहे हैं और इससे टच नहीं है। अभी टच वाला भी बताऊंगा, ऐसा क्वेश्चन ले रखा है हमने, और यहाँ से इसका म्यू का वैल्यू 0.1 ही ले लो, फिर ऐसे करके छोड़ दिया।
तो ऑब्वियस सी बात है 3 kg वाला हैंग मतलब नीचे की तरफ जाएगा तो इधर की तरफ मूव करेगा, तो हमसे इसमें से कुछ एक्स रिलेट करेगा, तो टेंशन पूछा जा रहा है। तो अगेन फाइंड द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, ऑफ स्ट्रिंग में टेंशन इन स्ट्रिंग कर दो कि इस सिचुएशन में टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होगा। ठीक है, तो जिनको मतलब कुछ स्ट्राइक कर रहा है तो इस क्वेश्चन को फिगर आउट मतलब उसको बना लीजिए और उसके बाद पॉज कर लीजिए और फिर उसके बाद आंसर चेक करिएगा। ठीक है बच्चों, तो पॉज कर लीजिए, अब बन गया होगा जिनका फिगर। अब देखिए, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखेंगे तो 3G नीचे की तरफ और इसमें टेंशन T यही लगेगा। इस वाले को 2 kg वाले को ये पुल कर रहा होगा और इसमें फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा कुछ F, और उसके पहले ये कांटेक्ट में यहाँ पर है, कांटेक्ट तो यहाँ है नहीं तो इसीलिए नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा वहाँ, तो नॉर्मल फोर्स और यहाँ से 2G। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स को पहले इधर ही निपटा लें। म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स होता है, तो म्यू का वैल्यू कितना है 0.1, नॉर्मल फोर्स कितना है 20, तो फ्रिक्शन कितना आ गया 2 न्यूटन। ऐसा, तो जब इसका इक्वेशन आप लिखना चलेंगे तो 3G माइनस T इक्वल टू 3A, ऐसा। फिर उसके बाद T इक्वल टू 2A। अच्छा, ये सही है गलत है? ये तो गलत है ना बच्चों, क्यों? क्योंकि T तो इसको इधर कर रहा है, साथ साथ फ्रिक्शन भी तो है ये वाला, तो T इक्वल टू 2 नहीं, जिन्होंने लिखा है T इक्वल टू 2 नहीं, तो उसके लिए क्या होगा T माइनस F, तो फ्रिक्शन का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो इसको हटा देते हैं और क्रॉस भी हटा देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा नेट फोर्स क्या होगा इसके अंदर T माइनस F, ऐसा। अब इसको ऐड कर दीजिए तो T कैंसिल हो गया, तो 3G माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 5 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से कितना आ गया 2 न्यूटन और 3G है, तो कितना हो गया यहाँ से 28, अगर पूरा लिखे तो 30 माइनस 2 इक्वल टू 5 है, ऐसा। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, ये 30 माइनस 2 कितना हो गया 5 है, तो 28 बाई 5, तो कितना हो जाएगा 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये पुली के साथ फ्रिक्शन पहली बार आया और उसका आपने इस तरह से देखा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अपना आंसर, जिनका आ गया होगा वो बता देते। ठीक है, तो अब आइए, अब कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। इसमें कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी हैं SC वर्मा के, तो उसको भी मैंने लिया है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। SC वर्मा का तो नहीं है, उसके जैसा ही है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। ठीक है, आइए इस बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या करें कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास m एंड इंक्लाइन, अच्छा इंक्लाइनेशन के लिए तो अभी थोड़े देर वेट करिए इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, इस क्वेश्चन को आइए करते हैं। SC वर्मा में आपने देखा होगा और अभी क्वेश्चन इस तरह का देखा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ऑफ 2 kg एंड द टेबल शोन इन अ फिगर इस μs इज 0.2, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m सो दैट ब्लॉक डू नॉट मूव। तो उसमें क्या कर रहा है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, ये आप लोग को फिगर क्लियर है। ये कह रहा है कि इस ब्लॉक से, यहाँ से ऐसे एक ब्लॉक है, इसका ब्लॉक का कितना होना चाहिए कि 2 kg वाला मूव ना करे, यही ना। द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट एंड स्मूथ, तो पुली पर कोई टेंशन नहीं है, पुली को स्मूथ एंड रो बना रखा है। और यहाँ का μs का जो वैल्यू है 0.2 है, तो हवा में ही हैंग कर रहा है, तो कोई उसका तो मतलब नहीं है। SC वर्मा सर ने इसका पूरा फ्री बॉडी डायग्राम भी बना रखा है। तो ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें, इट इज़ नॉट मूव, तो नॉट मूव करेगा तो T और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, और यहाँ से T और फ्रिक्शन फोर्स आप दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो यहाँ से ऐसा लिखा जा सकता है क्या, T इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से T इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स,
टी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। अगर वो स्टैटिक अगर होगा तो मूव नहीं करेगा, तो ऐसा ही एक्सेलरेशन तो हुआ नहीं। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चों? म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। इस केस में म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स कितना है? 2 kg है तो 20 न्यूटन। तो म्यू का वैल्यू कितना गिवन है? 0.2। तो 0.2 इंटू नॉर्मल फोर्स इंटू 20, तो कितना हो गया? इस 4। 0.2 इंटू 20 इज 4 हो गया। तो टेंशन का वैल्यू कितना आ गया? 4। तो टेंशन इक्वल टू अगर 4 रखेंगे यहाँ से, और यहाँ से mg है, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.4 kg। तो यहाँ पर अगर 0.4 kg का ब्लॉक रखेंगे तो वो मूव नहीं करेगा। तो कितना आसान हो गया आपको, बस कॉन्सेप्ट, बस आपको जो चाहिए था वो लगा, और जब वो इधर की तरफ टेंड कर रहा होगा तो फ्रिक्शन इसको इधर से रोक के रखा होगा। ठीक है, तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आसान था काफ़ी। अब आइए दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं। चलो इसी क्वेश्चन को आइए बता देते हैं कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है। कह रहा है कि यार रुको, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक से पहले एक दो क्वेश्चन और अच्छा था। हाँ, ये भी क्वेश्चन आइए डिस्कस कर सकते हैं कि अब तक आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा। ये कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास, थोड़ा इनको आप लोग को विजिबल है? और थोड़ा बड़ा कर लिए जाए। यस, इस विजिबल। अब आप इसको देख सकते हैं, मैं वर्किंग इधर कर लूँगा। एक कह रहा है कि ब्लॉक is placed on the horizontal surface is being the pushed by a force F making an angle theta with the vertical. If the friction coefficient is mu, how much force is needed to get the block just started and discuss the situations tan theta is equal to mu. क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है? एक बार अपना पढ़ लीजिए। मतलब इस तरह का सिचुएशन है, ये कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है ऐसा, और इस पे एफ ऐसा लगा रहे फ्रॉम द वर्टिकल थीटा से, इसका मास m है, यही ना? ए ब्लॉक इज प्लेस्ड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज बीइंग पुश्ड बाय अ फोर्स ऑफ, अच्छा पुश्ड कर रहा, नॉट पुल, इज मेकिंग थीटा। तो यहाँ से इसको आप हटा दीजिए ऐसा, फ्रॉम द वर्टिकल से थीटा से ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, with the vertical the friction coefficient is mu, how much force needed to get the block just started. ठीक है बच्चों, तो बताइए इसको, या मतलब इसको लिख कर क्वेश्चन करिए। अभी इस तरह का बताया था ना पुश और पुल वाला, एग्जैक्टली वही है। तो इस बार उसको थोड़ा मोशन का डिस्कस करना है। तो कह रहा हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू द गेट द ब्लॉक जस्ट स्टार्टेड। तो ट्राई करिए जरा, बताइए जस्ट स्टार्टेड। ठीक है बच्चों, तो बना लिया होगा अब तक अपने फ्री बॉडी डायग्राम। अब आके चेक करिए यहाँ पे, इसमें क्या बोला है कि मास उसका m है और f ऐसे लग रहा था फ्रॉम द थीटा से, इसका मास m है। तो इसमें अब इसको बनाएंगे तो mg तो डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और इसका नीचे की तरफ ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? f cos थीटा, और इधर क्या लग रहा होगा? f sin थीटा। ये तो इसको पुश कौन कर रहा होगा? एफ साइन थीटा वाला फोर्स कर रहा होगा, और इसका अपोज कौन कर रहा होगा? यहीं पर बैठा हुआ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को देखेगा तो चाह रहा होगा क्या कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स जब चेक किया तो इस बार एम से बढ़ा हुआ मिला, आपने देखा था ना, इसीलिए पुश करना मुश्किल था एज कम्पेयर टू पुल करना। तो यहाँ से म्यू का नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा प्लस एम जी, इस तरह का बच्चों। और उस फ्रिक्शन जस्ट स्टार्ट करे, तो मतलब जस्ट ओवरकम करे फ्रिक्शनल फोर्स को, कौन? एफ साइन थीटा। अगर यहाँ से इसका इक्वेशन अगर लिखेंगे तो क्या निकल कर आएगा? एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ जस्ट स्टार्ट अगर हो तो फ्रिक्शन के जगह पे म्यू एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एम जी, इस तरह का होगा। तो यहाँ से एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? इस तरह से आया, इस तरफ आया, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी, इस तरह का मिलेगा। और f का जब वैल्यू यहाँ से आप लिख पाएंगे तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू एम जी अपॉन
एफ इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, इस तरह का आएगा। तो अब इसमें पूछा था कि हमें शायद वो कि सिचुएशन डिस्कस करो या इस तरह का सिचुएशन बताइए कि हाउ मच फोर्स नीडेड टू गेट द ब्लॉक जस्ट स्टार्टेड, डिस्कस द सिचुएशन व्हेन द tan थीटा इज लेस देन म्यू। So look at here, when you will see that ki sin theta minus mu cos theta, so this thing means force will be negative. So when the force will be negative, means mu will never negative, or m and g is the no question of that it will be negative. So we have left this one in the denominator, this must be the negative. So sin theta minus mu cos theta is less than 0. So when the moment this less than 0, so f will be negative and it will be not move. So in that situation you will see that कि sin theta mu cos theta, तो यहाँ से sin theta by cos theta करेंगे ऐसा, is less than mu, तो यहाँ से tan theta is less than mu। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फोर्स ही निगेटिव में हो जाएगा, तो ये मूव नहीं करेगा। तो सिचुएशन डिस्कस करने को बोले थे ये वाला, tan थीटा इज लेस देन म्यू, तो इसलिए तो नहीं करेगा। हाँ, फिर उसमें अब अगर फोर्स काफ़ी ज़्यादा अगर लगाएंगे तब जाकर वो मूव करेगा, या ये मिनिमम फोर्स है कि जस्ट स्टार्ट, हम इसी कंडीशन पे इसको किए ना कि जस्ट मोशन बीइंग स्टार्टेड। तो आप इतना से थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर लगाएंगे तो मोशन बिकम स्टार्टेड। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का तो ये आंसर था इनका। अब आइए, हाँ ये क्वेश्चन और आइए ले लेते हैं, इसमें साफ साफ पढ़ रहे होंगे कि ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg, इसका सोर्स बता दे रहा हूँ, इसका और इसके पीछे वाले क्वेश्चन का एससी वर्मा सॉल्ड एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ से समझकर जाकर फिर से आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज केप्ट ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स लेस देन 15 न्यूटन इज अप्लाइड टू इट। तो अगर 15 न्यूटन का अगर फोर्स लगा रहे हैं या उससे कम अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो मोशन में नहीं हो रहा है। यही बोला ना कि यहाँ पर एक ब्लॉक ले लीजिए 2 kg, 2.5 kg है, 2.5 kg है ये, और कह रहा है कि अगर 15 न्यूटन से अगर लेस अगर अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं तो मूव नहीं करेगा। तो ये मूव नहीं करेगा, नॉट मूव, तो इसका मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, यही था। तो उस क्वेश्चन में बता रहा है, और जब 15 न्यूटन से ज़्यादा अगर लगा रहा है, जस्ट 15 न्यूटन लगा रहा है, तब उसमें मोशन हो रहा है। तो आइए एक बार उस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए और पढ़ लिया जाए। A block of mass 2.5 kg is kept on the rough horizontal surface. It is found that the block does not slide if horizontal force less than 15 Newton is applied to it. Also, it is found that it takes the 5 seconds to slide through the first 10 meter if the horizontal force of 15 Newton is applied and block is gently pushed to the start the motion. Taking g is equal to this, calculate the coefficient of static friction, kinetic friction between the block and surface. तो मैंने उसकी बात किया था, देखो यहाँ पर डिस्टेंस वगैरह 5 सेकेंड और कुछ चल रहा है, तो एफ इक्वल टू एम है, एफ इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। तो एक आपको कैलकुलेट करवा लिया और 3 इक्वेशन काइनेमेटिक्स का, उसका ये मिक्सचर है। तो इस सिचुएशन को हमने यहाँ पर कुछ डिपिक्ट करने की कोशिश किया है। तो फर्स्ट केस में तो पूछा है कि उसका दो मतलब पूछा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा। तो आपको अच्छे से मैंने बताया था ठीक इसके पीछे वाले लेक्चर्स में कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन जब तक उसको होल्ड करे, उसके मोशन को ना होने दे, रिलेटिव मोशन को जीरो रखे, तो एक लिमिट तक करेगा। तो उस केस में मोशन होने भी नहीं दे रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा उस केस में, म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स। और यहाँ पर अगर नॉर्मल फोर्स देखेंगे तो एफ एस मस्ट बी अप टू द 15 न्यूटन तक होल्ड करेगा म्यू एस, और नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा 25, क्योंकि जब यहाँ से इसको नीचे की तरफ और इसका यहाँ से नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, तो 25 न्यूटन होगा। तो म्यू एस का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया 15/25, तो 15/25 का मतलब 3/5, 3/5 का मतलब 0.6। तो ये हमारा म्यू एस निकालने का है 0.6 स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए कि करा कि अगर 15 न्यूटन से ज़्यादा 15 न्यूटन से कम है तब तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरह का होगा। करा 15 न्यूटन पर मोशन हो रहा है, क्वेश्चन में ही बोला था ना कि 15 न्यूटन। ऑल्सो इट इज फाउंड दैट टेक द 5 सेकेंड टू स्लाइड थ्रू द फर्स्ट 10 मीटर इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 15 न्यूटन।
तो कह रहा है कि 15 न्यूटन हमने अप्लाई कर दिया, तब बताइए कि उस समय उसका काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा। तो उस समय में क्या होगा बच्चों कि अगर 15 न्यूटन लगा दिया, इसका मोशन अगर ऐसे हो जा रहा होगा और फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा, तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा 15 माइनस एफ के। यहाँ पर एफ के क्यों लिखा, क्योंकि आपको बताया था या नहीं आपने सुना या नहीं आपने लेट से ज्वाइन करा, उनके लिए काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है बच्चों जब वो मोशन में होता है और उस समय आप पे फ्रिक्शन लगता है, तो उसको बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब आप मोशन में नहीं हो और आप उसको पुश किए जा रहे हैं, तब उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये मान लीजिए कि अगर ब्लॉक था यही वाला, ऐसे ब्लॉक करके अगर देख लें तो इस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। अगर हम नहीं लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, जितना जैसे ही फोर्स लगाएंगे वो उधर से एक्टिवेट हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो इस तरह का स्टैटिक फ्रिक्शन है। जैसे कि अगर कोई मान लो कोई व्हीकल है, कार है, तो उसका आप देखते होंगे ना कि बाय द टाइम इज द टायर में वियरिंग टीयरिंग होता है, घिस जाता है, तो उसका मतलब उस समय फ्रिक्शन लगता है, तभी तो पॉसिबल है। तो जब वो मूव करता है तो अलग फ्रिक्शन, इस काइनेटिक फ्रिक्शन, और जब मूव नहीं करता है तो वह स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि अभी तक तो बाकी के क्वेश्चंस में नहीं आपने ऐसा वर्ड बोला, आप सोच रहे होंगे ऐसा, इसलिए नहीं बोला बच्चों क्योंकि उसने बोला नहीं, पूछा नहीं, उसने पूछा नहीं इसलिए बताया नहीं। अभी हमसे पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। तो जब तक, कहने का क्या मतलब है कि जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना रहे कि स्टैटिक और काइनेटिक, आप एक ही फ्रिक्शन मानिए उन दोनों को। जब वो बोलते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए बताओ और काइनेटिक के लिए इतना है, तब आप उसके लिए फिर सोचेंगे। इस केस में ऐसा है, जो 50 न्यूटन पे मोशन नहीं हो रहा था तो हमने नहीं उसको स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह ट्रीट किया। फिर क्या 15 न्यूटन लगाने पर मोशन हो रहा है, कुछ 5 सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है, तो हमें पूछा जा रहा है कि इसका काइनेटिक फ्रिक्शन बताइए। तो जब इस तरह का बातें हो रहा होगा 15 न्यूटन और एफ, तो इसमें नेट फोर्स तो यही होगा 15 उधर और एफ के इधर। तो नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा। तो और एफ 15 म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स, तो इस केस में तो एम जी यही होगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर और एम जी नीचे। तो यहाँ से एम जी आ गया इक्वल टू एम इंटू ए। तो अब ए का वैल्यू क्या होगा बच्चों, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, उसमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, बोला है शायद वो 10 मीटर इन द 5 सेकेंड। तो हमें बस इतना काफ़ी होगा हमारे लिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए। और रेस्ट से जा रहा होगा तो 10 मीटर, इनिशियल स्पीड 0, मतलब ऐसा लगा रहा हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी ए स्क्वायर। तो 0 प्लस 1/2, ए की जगह पर ए छोड़ देता हूँ, 5 ए स्क्वायर। तो यहाँ से 20/25 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा। तो ए का वैल्यू 0.8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लिया जाए। और एम जी का वैल्यू फिर से कितना होगा, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स, आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हैं 25। तो 15 माइनस 25 एम के, एम जी को पहले लिख लिया, और एम है तो उसका 2.5 इंटू 8 कर लें, ऐसा। तो 25 8 जा कितना होता है बच्चों, 200। तो 2 डेसिमल लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करिए, इस वाले को। तो 2.5 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा, इस 2। तो ये 2 इधर आएंगे तो 15 माइनस 2 हो गया, और यहाँ से 25 इंटू म्यू के। तो यहाँ से अब जब देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13/25। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 52/100। तो 52/100 का मतलब 0.52। तो ये नहीं सिखाना चाहिए, ये आप खुद करिए। तो अभी आया तो मैंने लिख दिया। तो इसका म्यूके का वैल्यू कितना है बच्चों, 0.52, ये देखिए। और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, 0.6। तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन वो मतलब ऑफर कर रहा है उस समय के लिए। तो ये था बच्चों, तो इनको राइट डाउन कर लीजिए। तो समझ में आया, समझ में आया। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो अच्छा, देख लेता हूँ कि और कोई क्वेश्चन है क्या इसके बगैर, क्योंकि वो भी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ आ जाओ, इसको बता देता हूँ, यहाँ से आपका और ज्ञान खुलेगा। इसमें क्या है बच्चों, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है, डबल ब्लॉक। तब क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए कि इस तरह का कुछ है,
जैसे इस तरह का अगर मैं ले लेता हूँ और दिखाने के लिए, आपको दिख रहा होगा एस.सी. वर्मा सर की बुक इस काम के लिए भी आ जाता है काम में। तो इस तरह का है, अगर हम फोर्स लगाते हैं ऐसा, मतलब इसको होल्ड करके दिखा पा रहे हैं क्या, जैसे मान लो कि इस तरह का है और मैं इस पर ऐसा फोर्स लगाऊं, और अभी तो मान लो ये होल्ड कर रहा है, एनफ फ्रिक्शन है, उसको मूव नहीं करने देगा, तो कुछ ऐसा हल्का सा अगर मूव करेगा इसके ऊपर से, ऐसे अगर स्लाइड कर रहा हो ये, तो इसमें हम ऐसा कुछ इधर नीचे की तरफ फोर्स लगाएं कि साथ साथ ये भी मूव कर रहा हो। क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। इसमें क्या कर रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द, अगेन इज सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ द एस.सी. वर्मा बुक, तो मैंने उसको लिया है समझाने के लिए। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स सोन इन अ फिगर इज म्यू इज द टेबल इज स्मूथ। ठीक है, इस टेबल पे टेबल पर इसका स्मूथ है, इसमें म्यू का वैल्यू 0 है। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ कैन अप्लाई टू द ब्लॉक ऑफ मास एम सो दैट ब्लॉक मूव्स टुगेदर। तो ये ब्लॉक्स दोनों आपस में मूव करें, और यहाँ पर फ्रिक्शन है बच्चों, म्यू है, तो वही तो फ्रिक्शन, इन दोनों का जो फ्रिक्शन होगा, अब देखो डायरेक्ट फोर्स इस पे लग रहा है और दोनों साथ साथ जा रहे हैं, तो इमेजिन करो जैसे वो पीछे मैंने अभी जो बुक और उस पर क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिमोट देखिए, मतलब कि पढ़ाने में इतना डूब गया हूँ कि इस रिमोट का भी नाम याद नहीं आ रहा है। रिमोट और ब्लॉक के ऊपर जो रखा था कि ये दोनों साथ साथ जा रहे थे, तो ऐसा होता है। तो आप इमेजिन करो कि अभी जैसे उस बुक के ऊपर अगर रिमोट रखा हुआ है और फोर्स लगा रहे हैं, तो रिमोट और ब्लॉक दोनों साथ साथ जा रहे हैं, तो कौन उनको लेके जा रहा है? रिमोट पे तो डायरेक्ट फोर्स लगाया नहीं, तो उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट वाला फोर्स होगा, तो वो लेकर जा रहा है। और कॉन्टैक्ट फोर्स इज द मतलब फ्रिक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि मोशन कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आपने देखा था कॉन्टैक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था फ्रिक्शन फोर्स होता था, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। अगर जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है जाकर फर्स्ट वीडियो में वॉच करिए, यू विल सी द डिटेल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आते हैं कि अगर एफ से लगा रहे हैं तो ये दोनों साथ साथ ऐसा मूव कर रहे होंगे, तो कह रहा है कि एफ का कितना वैल्यू होना चाहिए कि दोनों साथ साथ मूव करेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसको समझा जाए। एम है और यहाँ पर कैपिटल एम है, और यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है बच्चों, और फोर्स यहाँ से ऐसे लग रहा है एफ। देखिए कि इसको अगर ऊपर वाले ब्लॉक को अगर देखें तो इसका क्या लग रहा होगा, एम जी नीचे और नॉर्मल फोर्स ऊपर, यही लग रहा होगा। और क्या हो रहा होगा कि इसको मूव कराने वाला कौन होगा, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इस बार इसको हेल्प कर रहा है मूव कराने में, इस डायरेक्शन में इसका मोशन होगा। क्यों, आप इमेजिन करिए कि अगर ऐसा फोर्स लग रहा होगा तो कौन लेके जा रहा होगा, जो दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा, तो इसको इधर इस बार साथ में लेके जा रहा होगा। अगर मोशन होता, अगर इन दोनों के बीच में अगर स्टैटिक मतलब उसका देखते, मतलब म्यू का वैल्यू अगर हमें कुछ पता रहता तो हम उसका वैल्यू निकाल कर देख पाते। तो वैसा भी क्वेश्चन कराऊंगा, इस बुक में अभी है 2-3 ब्लॉक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लिखा रहता था, तो उसमें स्टैटिक अगर उसमें मोशन होता तो फिर हम देखते। अभी तो बोला है साथ साथ जाना है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग सीज है, मतलब नहीं है। तो यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, म्यू इंटू एम जी, यही होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही उसका एक्सेलरेशन होगा कंबाइनली। तो अच्छा, बड़े वाले ब्लॉक के लिए देखें, कैपिटल एम, एफ फोर्स ऐसे लगा रहा है, और इसको कौन रोक रहा होगा, ऐसा एफ, स्मॉल एफ, इस तरह से, क्योंकि इसके लिए तो मूव करना, तो इसको मतलब यहां से रिटार्ड करने जैसा कुछ होगा क्या, है ना, बताइए। इसके रिटार्ड करने जैसे के लिए होगा, इस कैपिटल एफ का वैल्यू जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ से लग रहा होगा। तो इस पे अगर और मान लीजिए कि ऐसा फोर्स लगा है कि दोनों साथ साथ जा रहे होंगे ए एक्सेलरेशन से, यही होगा। तो बड़े वाले ब्लॉक पे समझ में आया कि फ्रिक्शन फोर्स इस तरह से लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और एफ इधर, तो इसको ये यहाँ पर
ऊपर वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन साथ लेकर जा रहा है और नीचे वाले ब्लॉक को नहीं जाने दे रहा होगा। अभी देख रहे थे ना, इसीलिए हम फोर्स लगा रहे थे तो वो नहीं जा रहा था, तो ऊपर से उस पर लग रहा होगा। आप चाहो तो 2-3 बुक एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक के ऊपर एक, और फिर नीचे वाले पे लगाइए तो वो मूव कैसे हो रहा है, तो उस पर सोचिए, इमेजिन करिए क्या हो रहा है, फिर उसको वीडियो को फिर से वॉच करिए देखने के बाद। तो देखिए क्या होगा कि अगर ए एक्सेलरेशन से दोनों साथ साथ जा रहे होंगे तो इस स्मॉल एम वाले पे कितना होगा, सॉरी कैपिटल एम वाले पे एफ माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू कैपिटल मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ से एफ इक्वल टू म्यू एम जी, ये किसके बराबर होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा जिससे, तो ये भी तो एक्सेलरेट कर रहा होगा ना, तो इक्वल टू नेट फोर्स इस पे मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होगा, जो कि एग्जैक्टली एफ इक्वल टू म्यू एम जी के बराबर का होगा। तो यहाँ से अगर एफ का वैल्यू अगर ठीक है तो ए का वैल्यू हमें वहाँ से म्यू जी मिल जाएगा क्या, एफ का वैल्यू म्यू जी मिल जाएगा। तो यहाँ से एम का वैल्यू में इसको रख लिया जाए इज म्यू जी, ठीक है, और एफ की जगह पे म्यू एम जी तो है ही है, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी, ऐसा होगा। तो एफ का वैल्यू यहाँ से हमें कॉमन आ जाएगा क्या, इसमें म्यू जी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से एम प्लस एम, तो कितना हो जाएगा, एम प्लस स्मॉल एम म्यू जी, इस तरह का, ठीक है बच्चों। तो इतना फोर्स लगाएंगे तो दोनों साथ साथ जाएगा। तो इसमें भी आपने सीखा, इसमें क्या आपको सीखने को क्या मिला, इस ब्लॉक पर एम फ्रिक्शन का डायरेक्शन, दोनों में अगर रिलेटिव स्लिपिंग अभी चीज है तो इसको कौन लेकर जा रहा होगा, ये फ्रिक्शन वाला, और उसका एक्सेलरेशन एम है, और एम पर जो नीचे वाला है तो उसके चलते अगर ये क्या फील कर रहा होगा, ये सब सपोज करो कि इधर जाना चाह रहा होगा, इसको रोक कौन रहा होगा, फ्रिक्शन इधर से, तो वही वाला फ्रिक्शन इधर इसके लिए बनाया कैपिटल एम के लिए, ऐसा, ठीक है, और ऊपर वाले को फ्रिक्शन नहीं जा रहा होगा। इस पे और हम अभी मेहनत करवाएंगे आपसे, आप चिंता मत करिए, ये सिंपल वाला है, कॉन्सेप्ट सिखाना था बस आपको कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है। आप एस सी वर्मा सर के बुक में देखेंगे तो एक के ऊपर, दो के ऊपर, 3 ब्लॉक अगर रहता है तो उसमें क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा वेन एवर वी ओपन द प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये तो क्वेश्चन इसका था, और देख रहा हूँ कोई बचा है क्या सिंपल वाले में, ये बता दिया, ये तो भी अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, इसको ही बता दिया गया। अच्छा, इंक्लाइनेशन के लिए तो अभी तो नहीं, इसको थोड़ी देर के बाद करेंगे। आ जाइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 100 kg लोड इज यूनिफॉर्मली मूव्ड ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन by the force of F applied at angle 30 degree to the horizontal. Find this force if the coefficient of friction between the load and the plane is 0.3. इसमें क्या बोला बच्चों, ये विजिबल है क्या, नहीं विजिबल है, तो मैं थोड़ा सा इनको ऐसा कर देता हूँ और ऐसा कर देता हूँ। अब तो विजिबल होगा, हाँ, फिगर में ऊपर बना लूंगा या नेक्स्ट उस पर कर लूंगा। कह रहा है कि 100 kg लोड इज यूनिफॉर्मली मूव्ड ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय अ फोर्स F applied at an angle 30 degree to the horizontal. Find the force if the coefficient of friction between the load and the plane is the 0.3. तो कुछ आपके दिमाग में स्ट्राइक किया, ये येलो मार्क, यस, इसमें ये जो यूनिफॉर्मली मूव्ड जो लिखा है ना, यही इसका की पॉइंट है। मतलब क्या कह रहा है कि 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब अभी तो आपने काफ़ी सारा इसको किया, 100 kg अगर इसको ले लेते हैं और यहाँ से F कुछ लगा रहे हैं वो 30 डिग्री से पैसा लगा रहे हैं, और उसके चलते इसमें मूवमेंट तो है लेकिन यूनिफॉर्मली है। तो यूनिफॉर्मली का मतलब क्या, बताइए बच्चों, मैं आपको समझ में आया कि मैसेज करेंगे, यूनिफॉर्मली मूव्ड ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यूनिफॉर्मली का मतलब क्या कि U कांस्टेंट या V कांस्टेंट, तो जब भी इस तरह का कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन विल 0, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ऐसा होगा तो इसका ही है। तो फिर कह रहा है कि फाइंड दिस फोर्स इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस।
तो ये बात समझ में आया, ये आपको चमका कि जो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा। आइए यहाँ बना लेते हैं 100 kg का ब्लॉक, यहाँ से 30 न्यूटन लग रहा है, 30 डिग्री पर लग रहा है और एफ का ऐसा है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू कितना दे रखा था 0.3 मेरे ख्याल से, यस 0.3, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3। तो इसमें क्या होगा कि ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ कॉस 30, और इधर से नॉर्मल फोर्स और साथ ही साथ एफ साइन 30 और नीचे से एम जी, तो 1000 न्यूटन कर लेते हैं। तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू या इसका इक्वेशन भी लिखें तो एफ कॉस 30 जा रहा होगा, मतलब इसको एक्सेलरेट नहीं करने दे रहा है, तो एफ कॉस 30 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ना, तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो एफ कॉस 30 इक्वल टू एफ हो जाएगा क्या यहाँ से, ये समझ में आया कि यूनिफॉर्मली जा रहा होगा तो इस डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है एफ कॉस 30 और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है फ्रिक्शन फोर्स, तो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होंगे और एक्सेलरेट नहीं करने दे रहे होंगे, तो एफ कॉस 30 माइनस एफ इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया बच्चों? तो आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि वो मूव कैसे कर रहा है, अगर जीरो एक्सेलरेशन तो ऐसा पॉसिबल है ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाए और एक्सेलरेशन 0 हो, तो इसमें क्या है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, या आप अगर मोशन फर्स्ट लॉ को अगर याद करें, अगर मोशन कोई भी अगर बॉडी है अगर मूव कर रहा है तो मूव करता ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इस तरह से ऐसा हो रहा है। तो आपके दिमाग में छोटा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, तो वहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बताएं कि यार आपको समझ में आए और यहाँ से आप अपने टाइम को कैपिटलाइज करें, मतलब जो टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले में आपको कुछ मिले। तो ठीक है, तो एफ कॉस 30 इक्वल टू एफ, अच्छा एफ का वैल्यू जो निकालना होगा वो क्या होता है म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, तो म्यू का वैल्यू इज 0.3 है, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1000 माइनस एफ साइन 30, मतलब ये एन प्लस एफ, यहाँ से आप देखो अगर एन इस वर्टिकली तो मूव कर नहीं रहा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में अगर मूव नहीं कर रहा तो इसमें क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा, तो ऊपर जो दो फोर्स लग रहे हैं एन प्लस एफ साइन 30 मस्ट इक्वल टू 1000 न्यूटन, तो एन प्लस एफ साइन 30 इक्वल टू 1000, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 1000 माइनस साइन 30 का वैल्यू हाफ, तो इंटू 1000 माइनस एफ बाई 2, ये नॉर्मल फोर्स आ गया, तो इंटू फ्रिक्शन से कर देंगे और इसको फिर आमने सामने रख लिया जाए, एफ साइन 30 इसमें इस एफ इंटू √3/2 और इक्वल टू उस साइड में गया है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे 0.3 इंटू 1000, अच्छा चलो इसको ऐसे कर ही लेते हैं, माइनस एफ 0.3 इंटू बाई 2 करेंगे तो 0.15 आ जाएगा। अब इसको अपना प्रेम पूर्वक कैलकुलेट कर लीजिए, तो f का वैल्यू √3/2 और उसको 0.1/2 को क्या लिखेंगे आप 0.15 को क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं वही 0.15 ही लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे कुछ बन जाए, एलसीएम वगैरह लेने पे कुछ 0.3 तो दे रहा है और 100 वगैरह का कुछ लगता है होगा, तो ये कितना हो जाएगा ये 300, तो f का वैल्यू आप उधर डिवाइड कर लीजिए, आपके पास एक ये भी है कि 0.3/2 का मतलब कितना हो जाएगा, √3/2 का मतलब 1.73 होता है बच्चों, तो एक और मेरे दिमाग में आया कि वो शायद 1 ही कहीं बराबर है, तो 0.8 और 5 इस तरह का कुछ आएगा, 0.865 और वहाँ पर 5 है, तो 86 ही लेते हैं, इतना भी क्या, g का वैल्यू 9.8 बोल देना तब, तो ठीक है बच्चों ऐसा हुआ। तो इसका √3/2 है, तो मतलब हाँ ये बताना चाह रहा था कि 0.86 है और यहाँ पर 0.15, तो 0.86 प्लस 0.15 कितना हो जाएगा 1.01, तो ऑलमोस्ट इसको 1 मान लें क्या, मतलब ऑलमोस्ट इसका वैल्यू 1 आ जाएगा 1.01, तो इसको अपना करते रहना या 1.1 के आसपास होगा, तो ठीक है, तो f का वैल्यू उतना फिजिक्स में राउंड ऑफ हम कर सकते हैं, या एडवांस आपके लिए उतना मुश्किलें पैदा नहीं करेगा, अगर होगा तो प्रॉपर √3/2 है तो उसमें कुछ ना कुछ होगा, तो उसके लिए जब होगा तो होगा तब देखेंगे। तो
ठीक है, तो अब आ जाइए। तो ये तो कहानी था इन सबों का बच्चों। अब आइए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसको लिखना था आपको, लिख लीजिए पहले, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा इसके क्वेश्चन में चलते हैं। पहले देख लेते पीछे से एक बार कि और कोई क्वेश्चन है। तो G/7 वाला है, इसके बाद ही, इस क्वेश्चन के बाद इसको ही कराऊंगा। ठीक है, आइए इसी को करा देते हैं। ये भी एस सी वर्मा सर के बुक का है। तो इस विजिबल है क्या? नहीं विजिबल है, तो थोड़ा मैं इनको और विजिबल करा देता हूँ। इस तरह का है बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है कि कंसीडर द सिचुएशन शोन इन ए फिगर, दिस द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिलो द बिगर ब्लॉक इज स्मूथ। ये वाला नीचे वाला फिर से स्मूथ कर दिया है, ये चीज़ स्मूथ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज म्यू, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू कीप द स्मॉलर ब्लॉक रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक। मतलब इस पे कह रहा है कि मिनिमम या मैक्सिमम फोर्स कितना लगाया जाए कि इसमें मोशन ना हो, इन दोनों में। मतलब इसमें मोशन ना हो तो कंस्ट्रेन है ना, इससे रुका ही हुआ है तो इससे नहीं हो, और यहाँ से यहाँ तक का रफ है। और तो इसमें खास बात क्या है कि पहली बार आपको कुछ इस तरह का ब्लॉक जो दिखा, यहाँ पर रफनेस है, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर तो रहता ही था, यहाँ पर रफ है और इसके साथ चिपका हुआ है। तो अगर फिगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पर इसके आपके लिए फिगर एक बना देता हूँ। ठीक है, m इस तरह का 2 है और ये चीज़ आपका म्यू है, यहाँ भी म्यू है। तो अब यहाँ से कह रहा है कि फोर्स F लगा रहा है इधर से ऐसा। तो इसमें 2 चीज़ बोल दिया है जिसके चलते हमें यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसमें 2 चीज़ क्या बोला है कि बताओ मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम फोर्स, आप सोचिए कोई फोर्स ही नहीं लगा है, तब क्या हो रहा होगा? ये नीचे की तरफ आ रहा होगा और ये इधर की तरफ आ जा रहा होगा, यही होगा। तो और उसमें मतलब कि अगर नहीं लगाए तो टेंडेंसी तो इनका ऐसा ही होगा ना, ये वाला नीचे। अब ऐसा तो नहीं हो कि ये ब्लॉक इधर चलने लगे, एक तो कभी नहीं होने वाला है। ये नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये डाउनवर्ड होगा और ये अपवर्ड होगा। तो लेकिन फिर भी हम उस पर एक ऐसा फोर्स लगा लेते हैं, मिनिमम फोर्स ऐसा लगाते हैं, और उस समय ये तो स्मूथ है तो इसको इंटरनल बॉडी मान लेते हैं पूरे को ऐसा। तो इसके नेट एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? इसका मास कैपिटल M तो है ही है, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? या अगर सेकेंड लॉ को याद करें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? F बाई कैपिटल M प्लस 2M, यही होगा। मतलब इतने एक्सेलरेशन से वो जा रहे होंगे, F उस समय मिनिमम होगा कि दोनों साथ साथ जा रहे होंगे। बस एक एग्जाम्पशन ऐसा कर लिया। एक अभी समझ में आया मैंने क्या बोला? मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस तरह का सिचुएशन है, इसका मास जो वेज, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है कैपिटल M वाला और स्मॉल m के दोनों के बीच में ये दोनों चिपके हुए हैं, एक ऐसे चिपका हुआ है, एक ऐसे चिपका हुआ है, मीन्स कांटेक्ट में है दोनों, और उनके दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कुछ ना कुछ है, म्यू है, और नीचे वाला जो ब्लॉक है स्मूथ है। तो अब थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो यहाँ से तो मूव करना चालू हो जाएगा। कह रहा कि सेम उस सिचुएशन में ये दोनों मूव नहीं करना चाहिए, और उसमें बोला है कि अगर मिनिमम फोर्स कितना लगाएं तब मूव नहीं करे और मैक्सिमम फोर्स लगाएं तो मूव ना करे। तो मैंने आपको क्या बोला कि अब कोई फोर्स ही मत लगाओ। एक तो ये नीचे की तरफ जाना चाह रहे होंगे, इधर की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो सिचुएशन 1 उस तरह का केस के लिए बात कर रहे हैं। केस 1 इस तरह का, F इज मिनिमम। अगर मिनिमम फोर्स लगा रहे होंगे तो ये उस समय भी आपका मिनिमम आएगा। तो इस तरह के लिए तो मान लेते हैं कि ठीक है कि F कुछ ना कुछ चलो लगा दे रहे हैं फोर्स और वो मिनिमम है, तो उस टेंडेंसी में M नीचे की। तो ऐसा हमें सोचना पड़ेगा कि हुआ क्या फिजिक्स, मतलब कि
एजम्पशन आपको करना पड़ेगा कि इस तरह का ऐसा सिचुएशन होगा तो ऐसा होगा। तो मैंने इसीलिए केस 1 बोला और एफ मिनिमम है, और एम वाला जो इसके साथ है नीचे की तरफ आ रहा होगा, राइट वर्ड मूव कर रहा होगा, राइट वर्ड मूवमेंट, और ये वाला डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा होगा। ठीक है, राइटिंग समझ में आया होगा, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा समझने के लिए। चलिए मैं बोल देता हूँ, वो बोला है राइट वर्ड, अब ऊपर उतना बनता नहीं है तो उसमें आपको ऐसा कुछ घिसते हुए लिख दिया, तो मतलब समझ में आ रहा होगा, ये डाउनवर्ड है राइट वर्ड है। तो ठीक है, हुआ क्या कि अगर ये जा रहा होगा तो इसको नीचे की तरफ तो कौन पुल कर रहा होगा, ये टेंशन इसका टी कर रहा होगा, और यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स हो रहा होगा। तो इसमें पहले वाले ब्लॉक के लिए अगर देखेंगे तो क्या होगा, टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम ए, यही होगा। और वहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स की अगर बात करें तो नॉर्मल फोर्स ऊपर और एम जी नीचे की तरफ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टी माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए, यही होगा बच्चों। ठीक है, तो पहले वाले का तो इक्वेशन हम ऐसा लिख सकते हैं। अब सोचो दूसरे वाले के लिए क्या होगा, दूसरा वाला इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं अब और अगर मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ और 30 सेकंड देता हूँ कि आप ड्रॉ करो खुद से, तब मजा आएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि नीचे, आपको बता दे रहा हूँ, ये नीचे की तरफ जा रहा होगा ऐसे, तो दो लोग तो होंगे उसको, मतलब टेंशन तो यहाँ भी लगेगा टी, और यहाँ पर एफ, ऐसा टी और एफ ऐसा लग रहा होगा, और एम जी इसका नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, एक फोर्स और है, सोच के बताओ, मैं आपको समय दे रहा हूं, या तो आप स्क्रीन अपना पॉज करके सोचिए, स्क्रीन से मैं हट भी जा रहा हूं, सोचिए कि क्या होगा। हुआ बच्चों, सोचा? ठीक है, जितना सोचा। अब आइए देखिए, इसमें क्या होगा कि जब हम यहां से फोर्स लगाए होंगे, ये वाला तो चल रहा होगा, ऊपर वाला चल रहा होगा, और इसके साथ साथ ये भी चिपका हुआ, ये भी चल रहा होगा, किधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसके चलते क्या होगा कि एक स्यूडो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ऐसा एम ए, इसका स्टार्टिंग मतलब यही इसका समझाने के लिए था, एम ए इधर लगेगा, जिसके चलते नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया? एफ और टी तो ऊपर लग ही रहा होगा, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, कहीं कांटेक्ट तो ही है, तो जहां कांटेक्ट होता है ठीक उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा। और उस नॉर्मल फोर्स कैसे क्रिएट हो रहा होगा, जब ये हॉरिजॉन्टल जा रहा होगा तो स्यूडो फोर्स एम इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये बात समझ में आया? और इसका वर्टिकल मोशन सीज है, क्वेश्चन में क्या है कि इतना फोर्स लगाओ मिनिमम कि इसमें मूवमेंट ना हो, ब्लॉक और ये बड़े वाले बिगर ब्लॉक और स्मॉलर ब्लॉक के बीच में। जब ये मूवमेंट नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा। तो कहेंगे सर यहाँ पर फिर क्या लिखे हो, टी माइनस एफ इक्वल टू एम में, वो सही लिखा है, वो इसलिए कि इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन तो है ही है ना, ये ब्लॉक क्या है, यहाँ पर फ्रिक्शन लेस है, तो थोड़ा ही फोर्स लगेगा तो चलते जाएगा। तो टी माइनस एफ इक्वल टू एम ए, मोशन इसके बीच में नहीं हो रहा है, ये जो स्लिप यहाँ पर जो है यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो टी माइनस एफ इक्वल टू एम ए। और यहाँ पर जब बात करेंगे दूसरे वाले ब्लॉक के लिए, तो इसका वर्टिकल मोशन सीज होगा। तो वर्टिकल मोशन सीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्रिक्शन और टेंशन जो ऊपर लग रहे होंगे मस्ट बी एम जी के इक्वल होगा। तो ये ब्लॉक फॉर अपर ब्लॉक के लिए लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 लिख लो फॉर अपर ब्लॉक। तो इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसके बाद आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। फॉर लोअर ब्लॉक, तो इसमें देखिए यहाँ वर्टिकल मोशन तो सीज है, तो टी प्लस फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा ये फ्रिक्शन उस फ्रिक्शन से अलग है, तो इसको एफ नॉट, इसको एफ डैश ही कह देता हूँ, जैसा एस सर के एस वर्मा के बुक में ऐसा है, तो ऐसा ही वहाँ भी कर देता हूँ, एफ डैश इक्वल टू एम जी, एम जी हो गया। अब इसका आपको एफ डैश निकालना, थोड़ा सा यही सोचना है, क्या हो गया भाई, इसको एफ डैश इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स होता है, तो म्यू है, और नॉर्मल फोर्स इस केस में क्या है, एम में, यही सोचना था ये चीज। तो टी के जगह पर आप म्यू एम में एम जी, इक्वेशन नंबर 2, पहले सिचुएशन से ऐसा मिला, दूसरे सिचुएशन से ऐसा मिला, समझ में आया? अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। तो पहले वाले में टी माइनस
फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा था। अब इसमें ऐसा ही फोर्स लगाना था मिनिमम फोर्स कि यहाँ पर रिलेटिव स्लिपिंग दोनों में ना हो, तो इसका वर्टिकल मोशन तो सीज है तो ये नहीं जाएगा, तो इसका फ्रिक्शन एफ डैश और टी दोनों बैलेंस कर रहा होगा इस एम जी को, तो हमने वैसा लिख दिया। फ्रिक्शन फोर्स दिखाया, यही आपको सोचना था कि जो मैंने पूछा था ना कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इस पर एम में अगर इस ए एक्सेलरेशन से ऐसा जा रहा होगा तो पीछे की तरफ आपको उसका स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, तो एम ए, तो एफ डैश का वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स म्यू इंटू एम ए, तो इसका वैल्यू रख दिया। तो दो इक्वेशन, ठीक है, और दो अननोन टी और उसका पूछा है, तो टी तो पूछा नहीं है, लेकिन हम दोनों को से हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अलग अलग करके एक एक करके सॉल्व कर लेता हूँ। आप देखिए इसको, टी माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए, या जिनका आ गया है, मतलब कि जो उनको समझ में आ गया तो अपना सॉल्व करते रहें पॉज करके और फिर अपना आंसर देखें। ये सही तरीका है सीखने का, नहीं तो आपके सामने तो पिक्चर वो चल ही रहा है, चल रहा है, लेकिन दिमाग से जब पूछा जाए, जब वो काम करता है आपका दिमाग, तब आप सीखते हैं। तो इसीलिए तो आपको जब इक्वेशन मिल जाए तो अपना खुद से सॉल्व करिए और फिर आंसर लाइए, तो आप देखेंगे कि इस प्रोसेस में आप सीख जाओगे। ठीक है, तो टी माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए, टी प्लस म्यू एम ए इक्वल टू एम जी। तो बढ़िया है कि आप माइनस कर लीजिए, तो टी टी तो अपने घर चले गए, और यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू एम जी प्लस म्यू एम ए, यही होगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, एम ए माइनस एम जी, एम 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 तो अपने घर चले गए, और इस निगेटिव को उधर सेटल कर लीजिए। तो ठीक है, हमें तो ये निकालना था। अच्छा चलो, अभी तो फिर से हेरा फेरी कुछ होगा। तो म्यू जी प्लस म्यू ए इक्वल टू माइनस उधर हुआ, तो जी माइनस ए हो जाएगा। अब इसको इधर ला दीजिए ए को, तो म्यू कॉमन लेंगे, तो ये वाला इधर आकर कितना हो जाएगा, 1 प्लस म्यू, और ये वाला इधर जाएगा तो जी 1 माइनस म्यू, इस तरह का। हाँ, दोनों जगह म्यू लिख दिया, यहाँ पर ए इंटू 1 प्लस म्यू और जी इतना। तो ए का वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, ए इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ जी। तो इस एक्सेलरेशन से जाएगा तो उसका करस्पॉन्डिंग उस समय का मिनिमम एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि हमने मिनिमम फोर्स एजम्पशन किया था। मिनिमम फोर्स का वो हमने देखा था कि कंडीशन कि अगर हम फोर्स थोड़ा धीरे लगाए कि वो नीचे की तरफ सरक रहा होगा, कौन, दूसरा वाला जो ब्लॉक साइड वाला था, और उसको वो रोक के रखेगा। तो उस सिचुएशन में किया, तो करस्पॉन्डिंग जो उसका फोर्स था, ए मिनिमम तो इतना है, यहाँ पर था ये था ना केस 1, जब एफ मिनिमम लगेगा तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ए इंटू एम प्लस 2m। तो इस केस, इस सिचुएशन में आपका जो एफ मिनिमम का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, m प्लस 2m टाइम्स दिस थिंग ए मिनिमम। तो इसको जब लिखेंगे यहाँ से, f इक्वल टू m प्लस 2m इंटू 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ जी। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका f मिनिमम का वैल्यू होगा। अच्छा, उस पे क्वेश्चन में क्या था कि मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स लगाइए तो कितना होगा। तो मिनिमम, और पहले तो f मिनिमम के लिए समझ लीजिए, इस तरह का होगा इतना। ठीक है, तो f मैक्सिमम होने के लिए आप फोर्स इतना लगा दो कि उन दोनों के बीच में स्लिपिंग होने लगे। मतलब कि स्लिपिंग होने के लिए, अच्छा स्लिपिंग ही तो नहीं होने देना है, स्लिपिंग होने लगे मतलब दूसरे डायरेक्शन में स्लिपिंग होने को प्रिवेंट करे। समझ में आया? मतलब एक धीरे धीरे फोर्स लगा रहे थे कि नीचे डाउनवर्ड मोशन ना हो, किसका, इस वाले ब्लॉक का, इस वाले ब्लॉक का। तो ये इधर की तरफ, राइट की तरफ ना मुड़े। अब बहुत तेजी से लगाने लगेंगे तो एक किधर की तरफ आने लगेगा, इस साइड में, लेफ्ट वर्ड। तो उस केस में क्या होगा, तो बस ये देखो, मैं अभी प्रूफ करके आपको दिखा दूंगा, लेकिन ए मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा
बस ये बदल जाएगा, ए 1 प्लस म्यू हो जाएगा, 1 माइनस म्यू हो जाएगा इंटू जी। तो लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। एस सी वर्मा सर के बुक में केवल डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया गया है, लेकिन मैं आपको अभी ये प्रूफ करके ऐसा दिखाता हूँ। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, समय थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। तो आइए, क्योंकि इसके लिए मैंने समय रखा नहीं था तो एक्स्ट्रा टाइम हो रहा है। ये ऐसा है, इसमें फोर्स ऐसे लगाएंगे, तो केस 2 बना देता हूँ, एफ एम मूव लेफ्टवर्ड और ये वाला अपवर्ड एंड अपवर्ड। मूव करने की टेंडेंसी होगा बच्चों, मूव नहीं कर रहा है। ओरिजिनल क्वेश्चन याद है ना, या भूल गए पढ़ते पढ़ते? देखिए इसमें क्या करें कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू कीप द स्मॉलर ब्लॉक एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक। तो उसको मूव होने नहीं देना है। तो मतलब अब इसका मैक्सिमम एफ मैक्स उस समय लगा देते हैं, तो ये इधर की तरफ आ रहा होगा और ये इधर की तरफ जाना चाह रहा होगा, तो सब कुछ उसका बदल जाएगा, लेकिन जो फोर्स लगना होंगे मतलब डायरेक्शन केवल बदलेगा, फ्रिक्शन का बदलेगा, बाकी लोग का तो नहीं। तो इसमें भी मान लीजिए कि ए उस समय कितना होगा, एफ अपॉन टोटल मास एम प्लस 2m, वो वाला तो चलते जाएगा। इक्वेशन अगर लिखेंगे तो अगर इधर की टेंडेंसी होगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, यही होगा, और टेंशन इस तरह से होगा। तो इस बार क्या हो जाएगा, टी प्लस एफ इक्वल टू एम ए, तब भी वो यहाँ पर होगा। पिछले बार में क्या था, टी माइनस एफ इक्वल टू एम ए, इस बार में, और वो जो आपका नॉर्मल फोर्स वाला कहानी है, एन और एम जी तो लगेगा ही लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ टी प्लस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहले वाले का, और जो लोअर जो ये वाला ब्लॉक है इसके साथ जो अटैच्ड है, तो ऊपर जाना चाहेगा तो इसका फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, mg तो नीचे लग ही रहा होगा, और कौन पुल कर रहा होगा, टेंशन T, यही तो पुल कर रहा होगा। और इसके अलावा नॉर्मल फोर्स ऐसे, और आपका ma इस डायरेक्शन में इसको लग रहा होगा कि अगर इधर जा रहा होगा तो इधर चिपका होगा। तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स F डैश कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, म्यू इंटू ma, क्योंकि म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स इस केस में कॉन्टैक्ट कैसे है, इस तरफ से है, तो अब नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स mg के बराबर होगा नहीं, जहाँ पर कॉन्टैक्ट होगा n, और इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ma। तो इस समय इसका जब इक्वेशन लिखेंगे तो, और इसमें क्या है, मोशन सीज है, मतलब मोशन नहीं होने दे रहा है, यही हो रहा है ना। तो यहाँ पर t इक्वल टू एम जी प्लस एफ डैश, इक्वेशन नंबर 2 में नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो t एम जी, सॉल्व क्या पहले वाला ही है वो, म्यू एम ए, एफ डैश का वैल्यू ऐसा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इफ दो इक्वेशन, मतलब उसको हटा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन से हटाने के लिए। देखो फाइनल ऐसा दो आया, अब इन दोनों से आप t का वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो या वहाँ से वहाँ रख दो, तो मैं ऊपर वाले को यहाँ रख दे रहा हूँ, तो एम ए माइनस म्यू एम जी, बोलिए बच्चे हाँ या ना। ये टेंशन का वैल्यू एम ए माइनस म्यू एम जी, और यहाँ पर एम जी प्लस म्यू एम ए, इस तरह का होगा। तो एम पहले मुहूर्त में एम 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 तो चले गए, ऐसा क्या बचा आपके पास, स्पेस देखा जाए कहीं है, या अगले भी कर लें, ए माइनस म्यू जी, चलो अगले पेज पे कर लेते हैं, ए माइनस म्यू जी, और यहाँ पर कितना था, जी प्लस म्यू ए, जी प्लस म्यू ए, ऐसा। तो ए का वैल्यू लेकर आना है, तो इसको इस साइड में लेकर आइए, तो ए 1 माइनस म्यू हो जाएगा, और यहाँ से जी प्लस म्यू जी, तो ए का वैल्यू कितना हो गया बच्चों,
1 प्लस म्यू जी कॉमन ले लीजिए अपॉन 1 माइनस म्यू, तो जी होगा ऐसा। तो ये देखो ठीक उसका उल्टा आ रहा था जैसा मैंने बोला था। तो इस समय ए मैक्सिमम है, तो आपसे एफ मैक्स पूछा गया था, एफ मैक्स। तो एफ मैक्स कितना होगा, तो उसके लिए है कि उसका मास कितना था टोटल, m प्लस 2m इंटू 1 प्लस म्यू माइनस 1 माइनस म्यू इंटू जी, इस तरह का। ठीक है, तो f के लिए इतना था, a इक्वल टू एफ अपॉन एम प्लस 2m। तो मैक्सिमम केस जब हो रहा होगा, मैक्सिमम केस लग रहा था, तो उसके लिए कितना होगा, तो ऐसा a अपॉन एफ अपॉन एम प्लस 2m। तो वहाँ पर हम a का वैल्यू पुट करके इसका f मैक्सिमम के लेकर आ गए। तो ओरिजिनल जो क्वेश्चन था हमारा ऐसा, ये वाला पूछा था ना कि विथ रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, तो इतना मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स ऐसा लगेगा, ये वाला। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर फटाफट। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया होगा इसको, इसको आप कर लीजिए, विजिबल है। अच्छा ऐसा, ठीक है। अब आइए, अब दूसरा क्वेश्चन एक और जो बचा था, ये बता दिया है तो हाँ। तो इस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप देखे होंगे, ये तो ये था, ये देख लिया था। अच्छा वो सबसे लास्ट में है। इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। ये क्वेश्चन विजुअल है क्या, थोड़ा बहुत उस तरह से है। कह रहा टू ब्लॉक ऑफ मास m1 m2 आर रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय द एक्सटेंसिबल एंड वेट स्टार्टिंग विच पासेस ओवर द स्मूथ एंड लाइट पुली फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ कॉर्नर ऑफ लॉन्ग कैरेज। ये सब यहाँ पर एक पुली बता रहे हैं, तो आपको तो विजिबल है, यहाँ से ऐसे है, एक इस तरह का कैरेज है और यहाँ पर पुली है, उसके चलते ऐसे और ऐसे इस तरह से जा रहा है। सो द अपर सरफेस ऑफ द कैरेज इज अ फ्रिक्शनलेस एंड द body a rest on it. B changes the vertical in contact with the rough vertical side of the carriage. The carriage move with the acceleration g by 7 toward the right hand side as shown in figure if the block remains stationary with respect to the carriage. अच्छा ये चीज़ हमारे लिए आसान कर दिया बच्चों। क्या बोला, देखो एक बना ले कैरेज, इस तरह का कुछ ऐसा है, ऐसे 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 जा रहा है, कितने से जा रहा है, g/7 से जा रहा है। वो अभी जो डिस्कस किया था एस.सी. वर्मा सर वाले बुक का सॉल्व एग्जाम्पल, उसी का एक्सटेंशन है। यहाँ से मास m1 है और इसमें मास m2 है। और ख़ास बात क्या है इसका कि इन दोनों को मतलब इसमें मूवमेंट नहीं है, g/7 जा रहा है। तो वहाँ पर तो क्या था कि इसमें मोमेंट, मतलब वहाँ भी एक तरह का मोमेंट नहीं था, और जब मोमेंट ही नहीं करेगा तो उस पर कोई g/7 का वैल्यू ही हमें दे रखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा जैसा कोई वो नहीं है कि फोर्स नहीं लग रहा है, आंसर हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू पहले ही पता रखा है, g/7 है। यही कह रहा है ना कि टू ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली आर द कनेक्टेड एंड एक्सटेंसिबल एंड वेटलेस स्ट्रिंग which passes over the smooth and light pulley fixed at the top corner of the long carriage. The upper surface of the carriage is frictionless and body A rests on it. B has a vertically in contact with the rough vertical side of the carriage. The carriage moves with the acceleration g/7 toward the right. If the blocks remain stationary with respect to the carriage and m1 is equal to 7/5 m2. Calculate the coefficient of friction between the block B and the vertical side of the carriage. अच्छा, calculate the coefficient of friction between the block B, ये वाला यहाँ का फ्रिक्शन बताना है बच्चों, ठीक है। और वहाँ पर मूवमेंट ही नहीं है तो उसको छोड़ देंगे,
बी एंड वर्टिकल साइड ऑफ द कैरेज, तो यहाँ का बताना है। ठीक है, तो क्या किया जाए कि अगर ये मूव ऐसे कर रहे होंगे तो इसको मूव मतलब टेंशन टी इक्वल टू क्या हो रहा होगा, M1A, मतलब यही अगर देख सकते हैं, अगर उसी के लिए है तो यहाँ पर करके T इक्वल टू M1A कर देंगे, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हो रहा है तो उसका हम फ्रिक्शन के बारे में भी नहीं सोचेंगे, और जितना भी उसका एक्सेलरेशन है तो T इक्वल टू M1 A की जगह पे G/7 हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए कि ये नीचे की तरफ M2G लग रहा होगा और साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, यही ना, और टेंशन उसका ऐसा लग रहा होगा T ऊपर की तरफ, क्यों? ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ लग रहा होगा ये। तो इसमें G/7, अच्छा इसका फ्रिक्शन फोर्स का ऐसा कर लेते हैं कि अभी G/7 से इधर जा रहा होगा तो इसमें स्यूडो फोर्स किधर लग रहा होगा, M1 इंटू ए, तभी तो इसको लिखा T इक्वल टू M1A, और इसका T इक्वल टू M1 G/7 ऐसा हो जाएगा। तो जब ये इधर की तरफ जाएगा तो ये भी मतलब ये अपवर्ड जाना चाहेगा ना, अगर मोशन इधर स्लाइड करना चाह रहा होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स फिर उधर नहीं होकर ये नीचे हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ टेंड कर रहा होगा तो फ्रिक्शन का अंतिम और आखिरी इच्छा क्या होता है बच्चों, नीचे, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये ऊपर की ट्रेंड कर रहा है तो नीचे, सॉरी, तो ग्रीन कलर को भी लेकर आया जाए, ये नीचे की तरफ ऐसे कर रहा होगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, T इक्वल टू M2G प्लस, हाँ, फ्रिक्शन फोर्स तो याद है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बच्चों इस केस में, अगर G/7 है तो इस पर स्यूडो फोर्स इस तरफ से लग रहा होगा M2G/7, और नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स वही तो निकालना है, M2G, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स M2G/7, ये ऐसा टेंशन T लगेगा। तो यहाँ पर टेंशन का वैल्यू हमें कुछ पता है क्या, M1 G/7, तो क्यों ना इसको आमने सामने रख लिया जाए, M1 G/7 इक्वल टू दैट वन M2G प्लस म्यू M2G/7। तो इसमें M1 और M2 में कुछ रिलेशन दे रखा था, कितना था बच्चों, M1 इक्वल टू 7.5 M2 ना, M1 इक्वल टू 7.5 M2, M1 इक्वल टू 7.5 M2, तो उसको वहाँ पर रख लिया जाए। तो M1 के जगह पर 7.5 M2 अपॉन 7 इक्वल टू M2G प्लस म्यू M2G/7। M2 तो घर गए है ना, और बचा क्या, G दोनों तरफ से है, तो क्यों ना 7 को भी मल्टीप्लाई कर लें, 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ का भी G गायब है ना, देखो G रहता, अभी गलत हो जाता तो कहते कि आंसर नहीं आ रहा है, तो G से G हाई बाय करके भी चले गए। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास 7.5/7, थोड़ा स्पेस बना लिया जाए, अगले पेज पे चले, अगले पेज पे चल लेते हैं। 7.5/7 यही है, 7.5/7, M2G तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या बचा बच्चों, 1, और यहाँ से μ/7 इक्वल टू 1 प्लस μ/7। यहाँ से यहाँ तक आना आसान है, शुद्ध अलजेब्रा है और कुछ नहीं है। 7.5/7 इक्वल टू 1 प्लस μ/7 ऐसा है, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 7.5 इक्वल टू 7 इक्वल टू म्यू, मल्टीप्लाई विथ 7 कर लो तो ऐसा मिलेगा, और इस 7 को इधर भेज दीजिए तो 7.5 माइनस 7, तो देखिए एकदम फर्स्ट क्लास का म्यू का वैल्यू आ गया ना, तो म्यू इक्वल टू 7.5 ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा, और देखता हूँ कोई क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अब आपको आसान लगा होगा उधर उसको डिस्कस करने के बाद इसमें, तो इसको एक बार फिर से इसको चेक करिएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ।
अच्छा, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। हट जाऊं, पॉज कर लीजिए और उसके बाद लिख लीजिए इसको। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पर है, म्यू का वैल्यू फाइनल 0.5 आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों और है, मैं आपके लिए निकाल कर लाता हूँ उसको, फ्रिक्शन का। तो उसमें क्या है कि पुली के लिए है, तो मुझे उसका क्वेश्चन का डेट, तो चलो देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें इस तरह का है। इस तरह का है कुछ, जैसे 2 kg का ब्लॉक मान लीजिए और एक 3 kg का ब्लॉक मान लीजिए, ऐसा है। और यहाँ पर 10 kg का ब्लॉक और रख लीजिए। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों का म्यू है 0.2 और इसका है 0.3। ऐसे करके छोड़ दिया। अब 10 kg वाला इन लोगों को खींचेगा, इधर से इधर आएंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों में बताइए कि टेंशन क्या होगा। स्ट्रिंग अलग अलग है ना, हाँ यही पूछ लेता हूँ। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इन द स्ट्रिंग, तो ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस टॉपिक का, नॉट इस टॉपिक का, मतलब कि वर्टिकल मोशन या फ्रिक्शन के इसमें। अब फिर उसके बाद इंक्लाइन को इंट्रोड्यूस करूंगा, तो इसको ट्राई करो। ठीक है, ट्राई किया कुछ। आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए कि 2 kg वाले को यहाँ से यहाँ तक वाले में, तो इसको मान लेते हैं कि अगर इसको खींच रहा होगा तो इसको कौन खींच रहा होगा, T1। तो 2 kg वाले का अगर मोशन देखेंगे तो T1 होगा और इसका एक्स फ्रिक्शन कुछ F1 कह लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ। और 2G बच्चों ये तो रहेगा ही रहेगा नॉर्मल फोर्स, तो इसका म्यू का वैल्यू है 0.2 इंटू 2G, तो इसका मतलब कितना हो गया 4 न्यूटन। और इसके लिए यहाँ भी इसको कौन खींच रहा होगा, से T2 कह लेते हैं यहाँ पर। तो और इसका फ्रिक्शनल फोर्स कुछ F2 ऐसे होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो F2 इस तरह का। चलो लिख देता हूँ 3 kg के लिए 3G नीचे, न्यूटन नॉर्मल फोर्स N2 कह लो और इसको N1 कह लीजिए, और इसका F2 ऐसे हो जाएगा और यहाँ से इसको टेंशन T2 हो रहा होगा। तो T2 माइनस F2, तो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स कितना है 30, 3G का मतलब 30 हो गया, और यहाँ से म्यू का वैल्यू 0.3 है, तो 30 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा 9। तो T2 माइनस 9 इक्वल टू 3A, ऐसा। ठीक है, और दूसरे वाले का कितना था, T1 माइनस इसका कितना है फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन, ये 4 न्यूटन है, इक्वल टू नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो दो लोग आ गए, तो अभी तो इक्वेशन कितना है 2 और अननोन कितने हैं 3, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। ये 10 kg वाले को पकड़ के लेकर आते हैं, वो देगा। तो यहाँ से 10G नीचे की तरफ और इसमें टेंशन ऊपर की तरफ T1 एंड इसके तरफ T2। 10 kg का यहाँ पर बना देता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। ये 10G नीचे की तरफ होगा और यहाँ से T1 और T2 होगा। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी मोशन हो रहा है, तो 10G माइनस ये कैंसिल करके देगा, तो 10G को 100 लिख लेते हैं हम, T1 माइनस T2 और नेट फोर्स 10 इंटू ए, ऐसा होगा क्या। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो T1 और T2 तो अपने घर चले गए। 3 इक्वेशन थे 3 अननोन, अब जो मर्जी वो निकालिए। टेंशन जैसे पूछा था, तो इसका वैल्यू है 9, इसका है 4 और इसका है 100, तो कितने हो गए 87।
अब डेटा अलाउ करता है या नहीं करता है वो देखना पड़ेगा। तो 87, ठीक है, ठीक है। तो इसमें 100 माइनस 13 इज 87, तो 87 इक्वल टू इधर से 3 to 5 15 है ऐसा। तो 29 3 जा 87 होता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू चलो उतना ही बुरा नहीं आया, 29/3 5 जा था ना, तो 29/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह का है। एक्सेलरेशन तो इस एक्सेलरेशन से 29/5 से जाएंगे। अब रहा बात टेंशन निकालने का, तो T2 इक्वल टू इसको वैल्यू पुट करिए और आंसर घर लेते जाइए। तो यहाँ से अगर T2 की वैल्यू अगर देखें तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 + 3 है। तो 3 जो अभी किए थे 87/5 हो जाएगा, मतलब 3a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 29 × 3 87/5, तो 87/5, तो 5 यहाँ से ले लीजिए और 9 5 जा 45, तो 45 + 100 अगर होता तो 145 होता, लेकिन 100 से 13 कम है, तो 145 में से 13 कम कर दीजिए 132, तो इसमें कितना आ जाएगा 132 न्यूटन। टेस्ट इसका नहीं है बच्चों, टेस्ट तो इधर हो गया जो कॉन्सेप्ट सिखाना था, बाकी हो तो जो सीखे हो बचपन में वही काम आएगा। कैलकुलेशन करना, जितना आप फास्ट रहते हैं तो उतना आपको जल्दी से आंसर आता है क्वेश्चन, मतलब उतना जल्दी से आप कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो T1 का वैल्यू, T2 का वैल्यू आ गया। T1 का वैल्यू देखिए, T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 + 2 है, तो 4 2 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू 29/5 इस 58, और यहाँ से 5 4 जा 20, तो 58 + 20 कितना हो जाएगा, इस 68/5, ठीक है। तो ये आपका T1 T2 का वैल्यू था। तो अभी तक हमने ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर आपको ज्ञान देता हूँ, ठीक है। तो इसमें अभी क्या था कि ब्लॉक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे मैंने आपको उसके बताया, मतलब ब्लॉक्स केवल अभी नॉर्मल फ्लैट्स उस पे थे, सरफेस पे थे, तो मेरे ख्याल से जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता था उतना दिया। अगर कुछ आगे आता है या और भी कोई क्वेश्चन SC वर्मा वाले सर का बुक का, उससे अगर करेंगे तो उससे हमें जितना निकल कर आएगा, जो भी और डाउट आएगा तो वहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन सिंपल सरफेस जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर ब्लॉक को ऊपर नीचे पुली इधर उधर करे तो उसके लिए मेरे ख्याल से एनफ आपको कॉन्सेप्ट मिल गया है। अब आइए बिना देर किए फटाफट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलें तो उसको आसानी से और देख सके, उसको मतलब उसको जब क्वेश्चन आंसर के लिए जब स्टार्ट करेंगे तब उसके लिए देख पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि अगर, तो इनको लेकर आते हैं, इस तरह का ऐसा अगर है इंक्लाइन प्लेन, तो क्या करो, इंक्लाइन प्लेन अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये नहीं छोड़ेगा बच्चों, ये जब तक मतलब फिजिक्स है तब तक आपको मिलते रहेगा, आपको फिजिक्स पढ़ना छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं छूटेगा। तो खैर वो तो लाइटर नोट पे कर रहे हैं, फिजिक्स क्यों पढ़ना छोड़ेंगे, फिजिक्स से ही तो असली दिमाग का टेस्ट होता है कि आप कितना आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि चलो एक चीज़ और बता देता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मेजर कैसे करते हैं। तो मेजर करने के कई सारे तरीके हैं, उनमें से एक ऐसा है। तो आइए एक बार फिर से बुक और इनका कुछ देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का ऐसा है, ये आपको फ्लैट सरफेस पे दिखाई दे रहा होगा वीडियो, ऐसा ऐसा ये प्लेन है, और इसको मैं अभी ये स्टैटिक को रेस्ट में होगा, ये मतलब ये रिमोट और ये बुक, इस बार नाम याद है, तो इसको रिमोट को ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, और ये देखो इस तरह का रफ है, प्लास्टिक का है, तो कुछ उसके साथ कर रहा है, तो इसको उल्टा कर लेते हैं ऐसा कि फ्रिक्शन थोड़ा कम हो, आसानी से झुक जाए, मतलब ये चल जाए। अभी देखो रेस्ट में है ये बुक और इसके ऊपर ये आपका ये रिमोट, तो इसको अगर जब आप इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, जैसे ही से एंगल पे आए देखिए वो गिरना चालू कर गया, स्लाइड करना चालू हो गया। तो कहीं ना कहीं इस म्यू का रोल है बच्चों, मतलब कि अगर देखो इस तरह का अगर मैं एक बनाऊं, ठीक उसमें फ्लैटन अगर रहे, तो यहाँ पर सपोज थीटा इसका है, तो यहाँ पर ब्लॉक रखें जेंटली, इसका मास m, तो ये मूव नहीं कर रहा है,
और जैसे ही इसमें रखे तो इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गया ऐसे। तो एक ऐसा पॉइंट तो जरूर होगा ना कि जहाँ से मोशन जस्ट स्टार्ट होगा। तो मान लेते हैं कि थीटा इज द मोशन जस्ट स्टार्ट हो रहा होगा। तो इसमें हम इस तरह के जब ऐसा लगाते हैं तो वहाँ पर इस एंगल को बोलते हैं, जहाँ पर मतलब मोशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज, ठीक है। अच्छा, जब इस तरह से ऐसा हो रहा होगा तो अगर ये नीचे की तरफ मतलब स्लाइड कर रहा होगा तो यानी फिर से क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की अंतिम और आखिरी इच्छा एक ही है, क्या, कि मोशन को नहीं होने देना। तो अगर मोशन डाउनवर्ड हो रहा होगा तो फ्रिक्शन कहेगा कि मैं आ रहा हूँ इधर रेस्क्यू करने आपको, आप मत स्लाइड होइए इस तरह से। तो फ्रिक्शन अपवर्ड लग रहा होगा, एफ ऐसा। और अच्छा, उसको स्लाइड कराने वाला कौन होगा, कौन सा कंपोनेंट, एम जी। एम जी डाउनवर्ड होता है और इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट इज एम जी साइन थीटा। आपने देख लिया था इसको पिछले लेक्चर लॉज ऑफ मोशन में। नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा और एम जी का ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, इज एम जी कॉस थीटा। तो एम जी साइन थीटा must be rescued by the frictional force. In that case, frictional force will be what? It will be again mu into normal force, and normal force in that case is mg cos theta. So frictional force in inclined plane become mu times of mg cos theta if inclination of angle is theta and mass of the object is m. So it will produce the normal force mu is mg cos theta and frictional force will be mu times of mg cos theta. तो ये बच्चों आपने इसको अभी आपको सीखना है, F इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जस्ट स्टार्ट हो रहा होगा। अगर जस्ट स्टार्ट हो रहा होगा, मोशन अभी हुआ नहीं है, स्टार्ट होने वाला होगा, तो उस केस में तो बताओ कि मिनिमम वैल्यू म्यू कितना होना चाहिए। इसका ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, कि मोशन विल बी प्रिवेंट, मतलब मोशन को ना होने दे, या एंगल ऑफ रिपोज पूछ ले कि मतलब उस एंगल पे ही म्यू स्टार्ट होने होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम इससे भी कैलकुलेट करते हैं। आपने अभी पीछे एक्सपेरिमेंट में दिखाया ना कि यहाँ पर वो मूव नहीं कर रहा है, जैसे जैसे एंगल को हम रेज कर रहे थे वैसे वैसे उसमें टेंडेंसी बढ़ेगा मोशन होने के लिए। तो यानी कि एंगल का और म्यू का जरूर रिलेशन है। तो इसीलिए अभी हम इसको कैलकुलेट करके आपको ला रहा हूँ। मतलब मैं बेसिकली म्यू इक्वल टू tan थीटा लेकर आना चाह रहा हूँ, मतलब लेकर आएंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस must be rescued by the mg sin theta. So here you can write down like that, mg sin theta is equal to frictional force, और mg sin theta is फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू mg cos थीटा ऐसा। तो mg घर चले गए, तो यहाँ से क्या बचा, साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू cos थीटा। तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा ऐसा। तो यही है आपका म्यू इक्वल टू tan थीटा। जब वहाँ पर अगर रेस्ट होगा और जस्ट मूव करने वाला होगा तो इतना इससे होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज और म्यू इक्वल टू tan थीटा। तो आप म्यू का एक्चुअल में वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब इसी में बोलते कि थीटा का वैल्यू सपोज 37 डिग्री है, तो यहाँ से tan 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा, याद है 37 इज द, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर आइए ऐसा, इस 37। तो ये 3, 4, 5 के लिए जब होता था तो tan 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4। 3/4 मीन्स 0.75। तो म्यू का वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आपका प्रैक्टिकल वाला काम भी इधर थोड़ा बहुत हो गया कि म्यू का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ऐसे यही नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे मान लो कि एक और आपको दिखा देता हूँ म्यू का वैल्यू निकालने के लिए। ये तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, कोई भी टेक्स्ट बुक NCERT वगैरह देखेंगे वहाँ भी। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है मास m और यहाँ पर एक पुली लगा देते हैं। अब यहाँ पर बारी बारी से एक एक करके हम देखें, जैसे मास अगर 1 kg रखें, 2 kg रखें, 3 kg रखें, 4 kg रखें, कभी ना कभी तो मूव करेगा। और यहाँ का कैसा है, म्यू है। तो जैसे ही इसमें यहाँ का मास अगर बढ़ाते जाएंगे तो ही ट्रांसमिट होगा टेंशन यहाँ पर T। तो T स्क्वायर यहाँ, और इसको कौन इधर अभी रोक रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो म्यू इंटू mg होगा, m उसका मास हमें सपोज दिया होगा, और जितना यहाँ से बढ़ते जाएगा 2 kg, 4 kg, 5 kg, तो वहाँ पर mg रख लीजिए। तो इक्वल टू mg कभी होगा। तो म्यू इक्वल टू, मान लीजिए कि mg जैसे मतलब कि 10 किलो का रखा या 4 किलो या m kg का ही रखा, जस्ट मोशन स्टार्ट हुआ तो क्या ठीक है, टेंशन उतना हुआ, जस्ट स्टार्ट हुआ मतलब एक्सेलरेशन शून्य अभी ले रहे हैं। तो इसीलिए दोनों आपस में इक्वल हुआ, तो g से g कैंसिल हुए, तो यहाँ से m बाई स्मॉल m का वैल्यू हो गया। तो एक ये भी तरीका है कैलकुलेट करने का।
दूसरा आपको पहला वाला तो इंक्लाइन प्लेन में बताए, और दूसरा आपको इस तरह से भी आप म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं इस दर। तो आपने नया चीज़ ये सीखा इसके अंदर कि अगर नॉर्मल फोर्स हमारा एम जी कॉस थीटा है तो उसका फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, एफ इजक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, और म्यू का वैल्यू उस समय जस्ट स्टार्ट अगर कर रहा तो म्यू का वैल्यू tan थीटा है। ठीक है, अब देखिए कि इसी से एक और आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ तो आपको टेक अवे होना चाहिए आज के लिए नया चीज़। तो ये थीटा है, m का वैल्यू ऐसे है, और इसको ऐसे छोड़ दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस केस में म्यू है, तो ये लुढ़क रहा होगा ऐसे 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 कुछ ना कुछ। तो जब ये स्लाइड डाउन हो रहे होंगे तो पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है इनका। तो ठीक है, तो अभी अभी आपको सीखा बताया कि जब स्लाइड डाउन हो रहा होगा तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, और mg डाउनवर्ड लगता है तो इसका ये वाला कंपोनेंट इस mg साइन थीटा लग रहा होगा, और इसका इस तरह का इस mg कॉस थीटा लग रहा होगा, और यहाँ से नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा। तो नॉर्मल फोर्स इक्वल या फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा होगा इसमें म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स यही होगा, तो म्यू नॉर्मल फोर्स इज mg कॉस थीटा। अच्छा, अब एक्सेलरेशन लिखने की बात, मतलब नेट फोर्स अगर देखें तो इस ब्लॉक पर m पर क्या लग रहा होगा, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू ma, ऐसा। तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू mg कॉस थीटा इक्वल टू ma। तो m कैंसिल हुआ, तो a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, g कॉमन लेकर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो इस तरह का ऐसा आया कि अगर अपने आप वो अगर नीचे की तरफ आ रहा होगा, स्लाइड डाउन कर रहा होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ऐसा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी सेम अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा इस तरह से, तो उस केस में ये डाउनवर्ड के लिए था, अगर ये अपवर्ड जा रहा होगा तो उस केस में क्या होगा कि अपवर्ड जाएगा तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा इसका, कुछ नीचे की तरफ। इस केस में अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, तो ये दोनों नीचे की तरफ लगेंगे, फ्रिक्शन और mg साइन थीटा, यही होगा ना। तो यहाँ पर अगर ये उस केस की अगर आप देखेंगे इस वाले केस के लिए, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और g बाहर अगर रखेंगे तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, तो निगेटिव वाला जो साइन है बस यहाँ से यहाँ बदल जाएगा। तो ये तो आपका बेसिक ज्ञान था इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, कि इंक्लाइन प्लेन में अगर कोई चीज़ें अगर होता है तो हम इस तरह से समझते हैं। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे या नेक्स्ट लेक्चर के लिए जब मिलेंगे तो हम लोग इन्हीं सब बातों पे ज़्यादा काम करेंगे कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है तो क्या हो रहा है, अपवर्ड लगा रहे हैं, डाउनवर्ड लगा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो उस तरह का और भी आपको क्वेश्चन लगाएंगे। अगर कोई चीज़ को छोड़ा गया मैक्सिमम मतलब कुछ एडवांस टाइप का भी क्वेश्चन लाएंगे, रोडोव का भी क्वेश्चन करेंगे, तो आगे वो आपको और मज़ा आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मेहनत किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको एडवाइस आपका यही है कि आप नेक्स्ट वीडियो देखने से जाने से पहले इसको आप अच्छे से एक दो बार कर लो कि फ्रिक्शन फोर्स किधर होता है, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन वगैरह वगैरह, ये सब बातें अच्छे से लिख लीजिए, फिर आपको उधर मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उसके बाद हम लोग SC वर्मा क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है।